Hello, hello, Yeah, hello, Mr. Sanjay. How are you? I'm fine. How about you? But you are not Sanjay. आपका तो चैनल नेम कुछ अलग है तो why Sanjay Singh is here? I was supposed to talk with Monkey the Luffy. क्या नाम था भाई? Yeah, this is divine. डिवाइन मंकी के साथ हमको बात करनी थी। ये कौन आ गया भाई? I'm just representing him on behalf as per power of attorney. ओह, तो मतलब डिवाइन मंकी जी बहुत जरा बिजी हैं डिवाइन काम करने हाँ में। वो यस, तो ही वेरी डिवाइन और सेलिब्रिटी हैं, तो उन्होंने अपनी रख रखे हैं कुछ लोग और हम कहीं उसमें उनने से एक हैं। 5G के टॉवर्स लगाने का तो नहीं ले रखा कॉन्ट्रैक्ट? अभी चल रहा है उनका, अपना खुद का टेक्नोलॉजी निकालने वाले हैं 5G का। बाय द वे, आज हम लोग जो अब भी वो ये वीडियो 5G देखने वाले हैं या देखेंगे उनको मैं बता देता हूँ कि वी आर गोना टॉक अबाउट 5G टेक्नोलॉजी विच वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अदरवाइज ऑलरेडी अवेलेबल इन यूएस एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर थिंग्स. सो जस्ट we gonna talk about the 5G and the advantages and other things related to 5G. So how we gonna continue? लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज 5G बिकॉज जो भी हमारे व्यूअर है दे शुड नो कि 5G क्या है, तो Okay. वी शुड डिस्कस इट। सो बेसिकली मेरे को जो 5G पे जाने से पहले मैं बिल्कुल डीप में जाने से शुरू करना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज 1G, 2G, 3G, 4G? ये क्या है आपके हिसाब से? ओके, क्या लगता है आपको? ये नेटवर्क का बैंडविड्थ है स्पीड के हिसाब से जो हम्म. हमें उसके हिसाब से डिसाइड किया है। आई डोंट नो जी का क्या उसमें डिस्कशन में है, वेटेज क्या है, जी इज ओके. फॉर व्हाट, वो मैं बैंडविड्थ बताता हूँ आपको. रेशियो और व्हाट। वो मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जी का मतलब है जनरेशन. तो 1G वॉज द लैंडलाइन थिंग्स. अगर आपको याद हो, इतने बड़े दो दो तीन तीन किलो के फोन आया करते थे. फर्स्ट जनरेशन उनको फोन बोला करेक्ट। जाता था. सेकेंड जनरेशन वो फोन्स थे जिसमें हमने कॉर्डेड फोन यूज करना शुरू किया, लाइक लैंडलाइन फोन. अब पहले पहले क्या होता था, 1 किलो का फोन लेके ऐसे घूमना पड़ता था. फिर क्या हुआ, लैंडलाइन का फोन उठाने लगे, हेलो वो ईंट रिसीवर की वाला तरह जो बात करने फोन होता लगे. था जो सर पे मार दिया हाँ, वही. और उसके बाद 3G. 3G वॉज द वन जो था। इंडिया में बहुत ज्यादा मेरे को क्रेज लगा था, क्योंकि उस टाइम जो स्पीड आया करती थी भाई साहब, मेरा मतलब 2-3 kbps पे डाउनलोड हम्म, चलता था. और इवन उस टाइम पे मोबाइल भी आपको पता ही थे तो हाँ कितने शानदार हुआ करते थे कि भाई, बहुत अच्छा मोबाइल में भी आपका बहुत ज्यादा स्पीड आई तो 100 kbps, मैक्सिमम 100 kbps. ऐसा लगता था भाई क्या ही स्पीड आ रही है, 100 kbps, समझ रहे हो मतलब? अलग ही हद में नशे में लोग. करेक्ट है। उसके बाद आया 3G, 90s थर्ड में जनरेशन. ये 90s के दिन है। हाँ, उसके बाद आया था 3G. 3G तो आपको पता ही होगा, रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जहां पे आईफोन को बहुत ज्यादा बूम मिला बिकॉज टच टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द 3G थिंग्स. ठीक है. तो 3G की जो मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी, लोगों का कहना करेक्ट था है। 1 Gbps स्पीड देंगे, 1 Gbps स्पीड देंगे, जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है. तो अभी तो 100 Mbps भी स्पीड भी बहुत ज्यादा लगती है. ठीक है. बट 3G का जो प्राइसिंग अगर आप देखो, तो भाई एज कम्पेयर टू 2G, 3G का प्राइस 1 GB जो डाउनलोड करने, मुझे अगर याद है 1 GB का जो मैंने प्लान लिया हुआ था वो अराउंड 500 से 600 रुपीज का आया करता था, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना ले लो. मतलब 1 GB ओनली, जो कि आजकल 1.5 GB आपको पता करेक्ट है है, फोर बिल्कुल जी मिल करेक्ट है। जाता है. वो 500-600 का पड़ता था. हम्म इवन ट्रंक कॉल्स जो बहुत STD कॉल्स वगैरह बोलते थे, 1 रुपये 25 पैसे का पर मिनट. अभी तो हम्म अभी की जनरेशन जो अभी 2000 के बाद पैदा हुई हम्म। उनको तो याद भी नहीं होगा कि ये सब 2010 के बाद से जब से 3G का रिवॉल्यूशन आया तो रेट्स कम होने शुरू हो गए. बाकी अगर 4G की बात करें तो फोर स्ट्रगल जी क्या होती है। तो आपको क्या लगता है 4G का रिवॉल्यूशन क्या लगता है आपको? क्या सच में सिर्फ जियो की वजह से 4G का रिवॉल्यूशन आ गया, या फिर क्या लगता है आपको अलग कंपनीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे दिया? क्योंकि इसके बाद फिर हम 5G पे बात करेंगे. देखिए इसमें करेक्ट है, करेक्ट। देखिए इसमें ना दो तीन चीज़ों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। हम्म. पहली चीज, आज की इंडस्ट्री में डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके. और जितना ज़्यादा मास के साथ कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा डेटा आएगा। हम्म. तो अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव जो 4G का था हम्म. वो ये था कि जितने ज़्यादा पीपल या मास से कनेक्ट हों उतना ज़्यादा ये आपके यूज़र बढ़ेंगे, और जितने ओके. ज़्यादा यूज़र बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपका रीच बढ़ेगा। और करेक्ट. 4G टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर भी देखें या फिर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर भी देखें।
हम्म। 3G 2G में आपको भी याद होगा कि कभी वर्चुअल मीटिंग भी अगर करनी होती थी, दैट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट प्रैक्टिकल आज इम्पॉसिबल। हम आई वाज वर्क फ्रॉम एक्चुअली होम। थिंकिंग कि भाई ये 3G के जमाने में अगर किसी को वीडियो कॉल भी करना हो तो ऐसे चलता था, आ ओ ए ओ आ। बिल्कुल इवन करेक्ट, वीडियोस बिल्कुल करेक्ट। वीडियोस भी मतलब ऐसे चला के अगर छोड़ना, अगर आपको एचडी में वीडियो देखना है 3G के टाइम में भी, तो मुझे ऐसे हाँ, डाउनलोड की स्टाइल में छोड़ देना पड़ता है कि भाई वीडियो पूरा अगर विदाउट स्टॉप इंटरप्शन करा, तो स्टार्ट करके स्टॉप करके छोड़ देते थे कि भाई तू पूरा लोड हो स्टॉप जाता करके छोड़ दो, ताकि नीचे व्हाइट कलर का पहले पूरा आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ताकि विदाउट बफरिंग मूवी देख सके या कोई यस। वीडियो देख सके। राइट। तो अगर वैसे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट की बात देखें, तो हम्म। वीडियो कॉल और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने या। काफ़ी इनेबल किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, अगर जोमेटो या स्विगी, अगर ऐसी इंडस्ट्रीज 2G और 4G के 3G के टाइम पे होती ना, या हम्म। 1G 2G के टाइम पे, तो दे कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट, बिकॉज एनवायरमेंट वैसा नहीं था। लेकिन करेक्ट। 4G ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया और लोगों को 5G के लिए जो है मेंटली, साथ में टेक्नोलॉजिकली भी रेडी किया है। क्योंकि 4G और करेक्ट। 5G में स्पीड का डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत जो अपना हार्डवेयर में डिफरेंस है वो है। हम्म। अदरवाइज उसमें हमें स्पीड भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो ओके। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एंटायर अर्थ, एंटायर वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। क्योंकि अभी फ्यूचर में हम देखें तो 5G टेक्नोलॉजी, अभी हम 4G की बात कर रहे हैं, बट हम्म। 4G में भी आप देखो तो जो मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं या आपकी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम्म। उसके अंदर 4G का आप देखो कितना यूज है। सैटेलाइट अपलोडिंग में, सैटेलाइट कंट्रोल में, और अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर किसी डॉक्टर को अपना एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करना है, दे ऑल्सो हम्म। डू थ्रू वीडियो कॉलिंग एंड लाइक जस्ट वी आर डूइंग, हम लोग या। जैसे कर रहे हैं उस तरीके से। करेक्ट। एंड 5G में ऐसा होगा कि दे कैन एक्चुअली कंट्रोल इट। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी इन नेक्स्ट 10 to 20 years। ओके। बिफोर वी एक्चुअली गो ऑन टू द 5G, पहले 4G का पूरा क्लियर करते हैं कंसेप्ट। तो 4G जो आपको क्या करेक्ट। लगता है, ये क्या बेस स्पीड आने से क्या फायदा हुआ, या फिर एक्चुअल आपको कितनी एक्चुअल स्पीड मिलती है? यू लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मध्य प्रदेश भोपाल, सो देयर इज अ मेट्रो सिटी एंड द सिटी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड द सर्विस एक सेकंड, एक प्रोवाइडेशन सेकंड, इज एक ऑल्सो सेकंड, डिफरेंट। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, हाँ, नो ये अभी प्रॉब्लम। हमारा बफरिंग हो गया था, मम्मी आ गई थी। ये 3G टेक्नोलॉजी में हम चले गए थे गाइस, डोंट वरी, दिस वाज द 3G टेक्नोलॉजी विच विल बी एडिट, कट कर दिया जाएगा, एडिटर कट कर दियो। तो वैसे एक बार दोबारा एडिटर हम हम लोग खुद उस ही लोग हैं, पॉइंट पर डोंट आते वरी। हैं, मेरी तरफ से थोड़ा सा। क्या क्या क्या? एक बार दोबारा हम लोग आते हैं, हमारा बेसिक जो अभी क्वेश्चन था कि 4G क्या अंडरलाइन। हाँ, सो वी वर हाँ जी। आस्किंग कि 4G एक्चुअल में जब जियो ने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको क्या लगता है कि बाकी कंपनियों को हम्म, क्यों 4G इतना, इतनी तरीके से, मतलब देखा जाए तो 4G के बहुत सारे बैंड्स हैं, इवन 5G के भी बहुत सारे बैंड्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात हम्म, करेंगे, लेकिन 4G में भी ऑलमोस्ट 9 बैंड्स हैं। ठीक है, मतलब मेगा हर्ट जिसपे हम लोग बात करते हैं, फोन हाँ, में जो नेटवर्क कनेक्शन जो आपको इतने लाइंस दिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, आप किस बैंडविड्थ पे हैं गीगाहर्ट्ज उसके में ऊपर अपने। डिपेंड करता है। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे करेक्ट, करेक्ट। नेटवर्क थे लाइक वी, या फिर मैं बोलूँ आइडिया, और फिर वोडाफोन, एयरटेल, जियो। जियो वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस 4G। सो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा राइट। 4G के लिए लोगों को रिवॉल्यूशन करना पड़ा, लाइक काफी कंपनीज अगर देखा जाए तो मर्ज होना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि काफी कंपनीज बंद भी हो गई और मर्जर भी हो गया, तो ऐसा क्या हुआ कि करेक्ट, करेक्ट। 4G इतना ज्यादा लोगों को फोर्स करना पड़ा कि भाई 4G पे जाओ, 4G पे जाओ? क्यों 3G से क्या हमारा काम नहीं चल रहा था, या फिर हम 3G को अगर अपग्रेड करते लाइक 3G+ एंड एनीथिंग लाइक दैट, कि भाई उसी में और थोड़ा हम्म। अपग्रेडेशन करके हम स्पीड बढ़ा देते, तो वाई टू गो ऑन द 4G साइड? मैं पहले इसमें ना थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट पे फोकस डालना चाहूँगा। ओके। 4G और 3G, उसमें जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट है, हम्म। वो हर एक कंपनी के लिए होता है कि एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, और फिर हम्म। वो ये देखते हैं कि क्या इस मार्केट में अभी लोग रेडी हैं या नहीं है, और साथ में देखते हैं कि क्या इससे मेरा काम चलेगा, या एग्जिस्टिंग से मेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा है।
तो जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे दे वर नॉट दैट मच एंथुसियास्टिक अबाउट कि नया टेक्नोलॉजी लाना है या डेवलपमेंट में उसमें जाना है। बट ओके। जियो ने एक चीज जो सबसे अच्छी करी, दे हैड अ बिगर पिक्चर। They didn't want to sell only network. They wanted to get that data कि या हमारे मार्केट में कितने लोग हैं और कितना डिमांड है और कितना पोटेंशियल है। तो उन्होंने बड़े पिक्चर को रख के इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी लोगों के लिए कंपटीशन चालू हो गया। आपको करेक्ट। अगर 100 रुपए के अंदर 4G डेटा मिल रहा है और आपको 100 रुपए में 3G डेटा मिल रहा है, हु वुड यू प्रेफर? तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली। दे हैड टू फोर्स देमसेल्फ कि चेंज करो भाई मार्केट में, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कमर्शियल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, नेटवर्क और स्केल जो है इसका वो काफी ज्यादा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वो करने के लिए दे वर नॉट रेडी। बट जियो हैज डन वन थिंग। जियो ने 3G में भी अगर आपको याद हो, रिलायंस वॉज द फर्स्ट कंपनी हु हैज मेड इंटरनेट चीपर फॉर द कॉमन पीपल। और इवन या करेक्ट। मोबाइल में जो हम बात करते हैं, एक पैसा एक सेकंड। हम्म। करेक्ट। और मुझे जो लगता है कि जियो को बहुत ज्यादा जो बूस्ट मिला, बिकॉज जियो वाज अ मच बिगर प्लेयर इन दिस थिंग, कि उनने पहले से प्लान कर रखा था कि हम लॉसेस में भी हम्म। जाएंगे तो हमको ये फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो उनने क्या किया कि अगर आप खुद भी ध्यान दें कि भाई एग्जैक्टली। जियो जब आया तो उसने आदत डालने की कोशिश की। दे वांटेड टू क्रिएट अ हैबिट कि पीपल शुड बी एडिक्टेड विद द हायर स्पीड। 3G वाज अ गुड स्पीड बट नॉट दैट मच करेक्ट। कंफर्टेबल विद दैट थिंग। इवन वीडियो कॉलिंग भी इतना ज्यादा नहीं कर रहा था। लेकिन 4G आने से क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आदत पड़ गई कि यार विदाउट इंटरप्शन आप वीडियो देख पा रहे हैं। मतलब कॉमन साइट से मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, इतनी हाई स्पीड का मैं क्या ही करूंगा, एक या तो डाउनलोड करूंगा, या तो मैं वीडियो देखूंगा, या फिर किसी से वीडियो कॉलिंग कर लूंगा। वीडियो कॉलिंग और ये सब जो टेक्नोलॉजीज थी वो इंडस्ट्रीज को इसलिए फायदा करेक्ट। करी क्योंकि उनके जो HR एक्टिविटीज हैं, लाइक उनको अगर कोई किसी को रिक्रूट करना है तो उसके लिए उनको पब्लिकली किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम फेस टू फेस आओ। दे कैन एक्चुअली गो डू हम्म। फर्स्ट थिंग like with the video calling and all the things like introduction and all the basic knowledge, then only if they are interested they will call the person। तो इससे क्या हो रहा है, उनका एक ट्रेवल एक्सपेंसेस और जो मिनिमम जो बेस करेक्ट। एक्सपेंसेस थे वो कट डाउन हो गए। वो एक टेक्नोलॉजिकल फायदा हो गया कंपनीज के साइड से। लेकिन इसके साथ साथ जहां पे आपको इतना ट्रेवल करके जाना करेक्ट। पड़ता था एक एक चीज को समझाने के लिए, जहां पे अगर मुझे पहली बार अगर कोई पूछा जाए कि 4G के आपको क्या इम्पैक्टफुल सबसे ज्यादा लगा, तो वो तो होलोग्राम्स लगे थे। जो अगर आपको पता हो माइक्रोसॉफ्ट के होलो लेंस जो करेक्ट थे है। वो 4G आने के बाद ही ज्यादा इतना बूम हुए कि भाई हाँ। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ इंडिया में भी यूज हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 5G वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर देम इन US एंड यूरोप। बट यहाँ पर जब करेक्ट है। 4G भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपको पता हो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, इट्स अ बूमिंग सेक्टर फॉर एवरीथिंग। तो करेक्ट है। ये जो 4G जब आया तो जियो एक ने मैं कैप्चर यहाँ किया। पर आपको या एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने ये टर्म्स व्यूवर्स ने सुना भी होगा, हम्म। इन फ्यूचर डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, डेफिनेटली। जैसे अभी ऑयल का है सेगमेंट कि ऑयल एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, इसी तरीके से फ्यूचर में डेटा एक बहुत बड़ी कमोडिटी होगी। और बिल्कुल। जियो इस समय फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे है। अगर किसी ने मैनेजमेंट में कुछ पढ़ रहे होंगे हम्म। कि तो देनो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका मतलब है जो पहले मार्केट में आया उसके पास उतना कंपटीशन नहीं है, तो उससे जितना कैप्चर कर सकता है वो उसकी मोनोपोली एक तरीके से कुछ टाइम के लिए रहती है। तो करेक्ट। फ्यूचर दे आर डूइंग इट फॉर डेटा। हम्म। सो वही मैं कंटिन्यू कर रहा था, जैसे आपने ऑयल की भी बात करी, तो जैसे अगर आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी अगर दुनिया में हम बात करें तो वो है दिनार। ओके, वो मतलब इंडियन रुपीज में अराउंड करेक्ट। 300-400 रुपए कुछ का है, एज कम्पेयर टू डॉलर जो कि 80 रुपीज टू 90 रुपीज हम्म। चलता रहता है वो। और जो दिनार है, सऊदी दिनार जो है बहुत फेमस है। वो इसलिए फेमस है, मतलब इतना ज्यादा उसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं, इतना ज्यादा उसके स्ट्रॉन्गेटिविटी है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग वी आर डूइंग विद दैट कंट्री। हम्म। क्योंकि वो
सबसे बड़ा हमारे लिए प्रोड्यूसर है ऑयल का, करेक्ट है, ठीक है। और यही चीज जो है अभी मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ करेक्ट, बिकॉज अभी हमने ऑयल की बात करी क्योंकि वो अभी की बेसिक नीड है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे एग्जैक्टली, बढ़ते जा रहे हैं डेटा जैसा आपने कहा सेम वही होने वाला है। इसलिए जो कंपनी मेटा है, जो फेसबुक मिलके और इंस्टाग्राम मिलके अब जो मेटा बन गए, वाई दे आर फोकसिंग ऑन द होलोग्राम थिंग्स और द होलोग्राफिक्स थिंग्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको हम AR भी बोलते हैं, AI बोलते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। व्हाई दे आर करेक्ट है, फोकसिंग ऑन दैट थिंग? क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करेंगे जहां पे उनके पास ऐसा वेल्थ हो जिसके लिए उनको किसी ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। करेक्ट। इवन करेक्ट है, अगर फिजिकल मैं, वेल्थ नहीं है ये सारा अपना। हाँ क्योंकि अभी देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और ज्यादा बूम ही करने वाली है, हम और ज्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। बिकॉज फॉर ऑफ एग्जांपल अगर मैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर करेक्ट है, जाऊं तो जैसे इलॉन मस्क का जो न्यूरा लिंक है, न्यूरा लिंक इफ यू नो, कि न्यूरा लिंक के थ्रू करेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी को विद द बॉडी कनेक्ट कर देगा बाय जस्ट इंस्टॉलिंग अ डिवाइस और समथिंग इनटू द करेक्ट माइंड। है, ओके, मतलब आपको जो चीज टाइप करनी पड़ रही है, ठीक है, वो टाइप नहीं करनी पड़े। आपने सोचा हेलो संजय हाउ आर यू, बस मैंने दिमाग में सोचा और वो टाइप हो गया, बस मैं ऐसे आराम से बैठा हूँ, हेलो संजय हाउ आर यू, टाइप एग्जैक्टली, देयर। और ये कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये बूम कैसे मिलेगा? जब जैसे जैसे हमारी स्पीड जो कनेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि भाई दिमाग में तो इतने कितने स्पीड में चल रहा होता, मिनी सेकेंड में आप ऐसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में। सेम अगर स्पीड वैसी नहीं होगी तो कैसे आपकी करेक्ट टेक्नोलॉजी है, किस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगी? ठीक है। तो 4G आने से क्या हुआ कि भाई करेक्ट है, जो चीजें आपको चाहे मेडिकल हेल्प चाहिए हो तो एक्सपर्ट तो हर जगह आपके पास अवेलेबल हो नहीं सकते, लेकिन कॉल तो हर जगह अवेलेबल है। तो मेडिकल फील्ड में ये फायदा हो गया जी भाई, अगर किसी एग्जैक्टली, क्रिटिकल ऑपरेशन है और तुरंत कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या आ नहीं सकता, तो वो अपने जूनियर डॉक्टर को हेल्प करके बता देता है भाई ये चीज ऐसे हो सकती है। वीडियो कॉलिंग हेल्प इन दैट थिंग एज वेल। फोर एग्जैक्टली, जी 4G आने से हुआ कि पहले क्या होता था, आपने देखा होगा बल्कि कंप्यूटर्स और बल्कि फाइल्स रखने पड़ते थे, बहुत सारा डेटा रखने के लिए, बहुत सारी। अभी भी गवर्नमेंट में अगर आप जाके देखो गवर्नमेंट ऑफिस में पहले बहुत सारी फाइल्स हुआ करती, अभी धीरे धीरे कम होते आ रहे, वो भी टेक्नोलॉजी में ब्लेंड होते जा रहे हैं। अंबार लगा रहता है पूरा का पूरा फाइल। हाँ, बोल रहा था मेडिकल फील्ड में जैसे क्या काफी चीजें ऐसी थी जो कि पॉसिबल नहीं थी ह्यूमनली, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी करेक्ट है, टाइम सेव होने लगा। ऊपर से क्योंकि अगर किसी को, अगर आपको हेल्प करनी है, अगर मैं फिजिकली वहां पे जाता और उस चीज को परफॉर्म करता है या फिर कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट की मुझे कुछ करना है या फिर सर्विस प्रोवाइड करना है, तो पहले क्या होता था, मुझे पर्सनली वहां जाना पड़ता था, तो वेस्टेज ऑफ टाइम ट्रेवल क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो वहां पे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था। इवन कॉस्ट उसका हायर हो रहा था क्योंकि टाइम बेस पे भी आपका कॉस्ट हाई होगा, क्योंकि अगर मैं एक ही टाइम पे दो लोगों को अगर चीज डिलीवर कर सकता हूँ, वहीं मुझे एक के पास जाके डिलीवर करना है फिर दूसरे के पास जाके डिलीवर करना है, तो मैं अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखूंगा ना, तो मैं उसकी चीज हाई बिकॉज प्राइस में बेचूंगा। बिकॉज तो टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, यस। तो अगर जब टेक्नोलॉजी आ गई तो अगर आप ध्यान दीजिए इवन इन द गेमिंग सेक्टर ऑल्सो, अगर जब करेक्ट तक है, 3G था गेमिंग सेक्टर कहीं बूम नहीं कर रहा था, कोई गेमिंग की बात भी नहीं करता था, स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, लाइव क्योंकि स्ट्रीमिंग कहीं रीच नहीं दिखती था ही नहीं उतना, थी। हाँ मतलब रीच उतना लाइव, पॉसिबल ही नहीं था। या मतलब लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कोई पूछता भी नहीं था, इवन पबजी हो चाहे ना हो इट डजेंट मैटर, उस टाइम कोई पूछता भी नहीं था कि भाई क्या क्या स्ट्रीमिंग होता, क्या स्ट्रीमिंग कुछ को पता भी नहीं था। नॉट इवन गेमिंग, करेक्ट, किसी भी टाइप की स्ट्रीमिंग आपको यूट्यूब पे इतना ज्यादा नहीं दिखती थी इंडिया में, क्या कहीं भी, इंडिया के अलावा भी हम्म, काफी जगह पे जो ई स्पोर्ट्स ज्यादा फेमस था, बट ऐसे स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती थी। लेकिन जैसे ही करेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी आई कि भाई स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी, जब आप एक साथ इतने सारे लोगों को डिलीवर कर सकते हो कोई भी चीज, जैसे गेमिंग हो चाहे मेडिकल फील्ड हो चाहे बिजनेस फील्ड हो, किसी भी चीज में आपको अगर यहाँ पर टाइम एक ही इतना देना है, एक ही टाइम देना है, लेकिन आप जितने सारे लोगों को एक साथ डिलीवर कर सकते हो। तो आपने देखा बहुत सारी मीटिंग्स जो थी लाइक जूम, वी आर ऑन जूम मीटिंग्स से ज्यादा एग्जैक्टली, इतना फेमस हो गई। इवन कोरोना आने से पहले भी लोग जूम में आना प्रेफर करने लगे थे। ऐसा नहीं है या कि मतलब लेकिन कोरोना आने के बाद से ही मतलब ये वीडियो मीटिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा बूम हुई, उससे पहले भी बट मतलब लोग लेवल उसमें लगे और थे। जो क्वांटम है अपना मीटिंग्स का और इन सब का, वर्क फ्रॉम होम और इन सब का, इसमें अगर 4G टेक्नोलॉजी नहीं होती ना तो वी वुड हैव बीन इन बेटर, फार वर्स सिचुएशन। या तो यही मतलब मैं अगर बात करूं इंडिया में 4G की, तो भाई गेमिंग रिवॉल्यूशन या फिर बिजनेस रिवॉल्यूशन 4G के आने के बाद हुआ, क्योंकि स्पीड इस तरीके से आ गई कि मतलब कॉन्स्टेंटली विदाउट अ ग्लिच और विदाउट अ बफरिंग एंड लोडिंग यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद द पर्सन लाइव, लाइक वी आर करेक्ट है, डूइंग राइट नाउ।
नहीं तो यही चीज अगर करेक्ट है। मुझे अगर 3G में करनी होती तो आधी बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती कि भाई करेक्ट बोला कि रेक्ट बोला मुझे। हाँ, मैं बोलता ए, फिर इसके क्या बाद बोलती स्टॉप हो तू? जाता, फिर वो बोलते ओ, फिर बोलते आप क्या। सर आई कांट अंडरस्टैंड अब तो। लेकिन 4G आने से एक वो भी हुआ मुझे नुकसान, ये बोल सकता हूँ। पहले तो 3G में अपन ऐसे जानबूझ के अगर मीटिंग चल रही है या फिर कोई अरे असाइनमेंट हमको सबमिट करना है, मैडम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैडम, कट अब करो। तो वो भी नहीं बोल सकते, बोलेगा तेरा पीछे पंखा चल रहा है। अरे बोले पंखा, पंखा ठीक, अरे ठीक है बैकग्राउंड ब्लर करके बैठा हूँ। बोले ऐसे ही अटक गया। अरे अच्छा नेटवर्क चला गया था सर, कुछ नहीं, कुछ नेटवर्क चला गया था। अब तो वो बोलेंगे बेटा 4G आ गया बेटा, अब तो मोबाइल में भी 100 Mbps की स्पीड आती है बेटा। और हम भी आ गए हैं बेटा, हमें बताओ मत तुम। करेक्ट। तो ये तो हमने एक तो बात की 4G की, मतलब ये सारे बेनिफिट्स जो मुझे लगे कि मतलब मैं इतने सारे बूम हुआ। आपको और क्या लगता है अलग से क्या बेनिफिट और हुआ? इसमें दो चीजें, दो फील्ड को और हमें एज ए कपल करके देखना पड़ेगा। पहला है हमारा एजुकेशन सेक्टर। 4G आने से जो है ना, जो कॉमन पीपल है, कॉमन मास है, उसको कोई भी चीज सीखने के लिए टेक्नोलॉजी ने, इस 4G टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है। आप 10 साल पहले का देख लो, अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी होती थी ना, तो ही हम्म। हैज टू गो टू प्रॉपर चैनल, यानी कि कोचिंग सेंटर में जाके बैठना है, ये करना है। आज आपके इंस्टीट्यूट। पास इंस्टीट्यूट के समय बैठना है, आज आपके पास क्या है, आप सिंपल ऑनलाइन जाके अनइंटरप्टेड कोडिंग सीख सकते हो। आप कोई भी चीज सीख सकते हो, इवन आप स्पेसशिप बना सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया के चैनल पे जाओगे तो कई लोग ऑनलाइन सर्फिंग और उस सब से चेक करके स्पेसशिप बना रहे हैं। करेक्ट। तो एजुकेशन सेक्टर में भी इसमें बहुत बड़ा बूम आया है। पहले आप देखें तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी एमबीए में कर रहा था और कोरोना आ गया, लेकिन उससे पहले ही 4G टेक्नोलॉजी ने का इन्होंने दे हैव सॉ दैट यूज। एक टीचर से 500 लोग ऑनलाइन, एक टीचर 500 लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा है। इमेजिन द कॉस्ट एंड द डिलीवरी जो आपने बोला। या अगर करेक्ट। वही अगर एक क्लास में बिठा के करना होता ना, तो 40-50 लोगों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। बट एग्जैक्टली। अभी वो 500 भी नहीं है, अगर आप उसको एज एन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो कम से कम 2000 से 4000 लोगों को एट द मोमेंट टीच कर रहे थे। तो करेक्ट। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम आया है। उसके अलावा आपका फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम आया है। कैसे? 10 साल पहले अगर आपको पैसे खर्च करने होते तो क्या करते थे हम लोग? जाते थे बैंक में, लंबी लाइन लगाते थे, या तो एटीएम जाकर लंबी लाइन लगाते थे, पैसे निकालते थे, फिर खर्च करते थे। टुडे आप सिंपल एक क्लिक करोगे, स्कैन करोगे और उससे आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट। फाइनेंशियल सेक्टर में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है एंड टर्म में, जिसके लिए बैंक को या कोई भी प्लेटफॉर्म को पहले लोग लगाने होते थे, पूरे सीए और सबका पूरा का पूरा एक टीम तैयार करके करना पड़ता था। हम्म। डिलीवरी कॉस्ट अभी जो है एकदम नेट 5%, 10% भी नहीं रह गई है। तो करेक्ट। एजुकेशन सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में भी this technology has enabled it to move us forward into the next stage of our entire society evolution. द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एजुकेशन सेक्टर, फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ इंडिया, Exactly. जो कि अगर आप अभी भी जाके देखो तो मतलब अगर उनका लाइव स्ट्रीम भी अगर यूट्यूब पे चलता रहता है, उसमें भी लाखों हम्म, बच्चे देख पा रहे हैं। अगर उनको 1 लाख, क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं, 10,000 बच्चों को भी अगर एक क्लासरूम में भी बैठाना है तो सबसे पहली बात तो कितने ही लोगों को बैठा लेंगे? मान लो एक 1,000 बच्चों स्टेडियम को एक में बैठाना बैठा लिया, पड़ता है, एक 1,000 बच्चों को स्टेडियम भी बैठाया। लगा के रखते हैं, तो भी वो स्टेडियम जो तो है लगता उतनी ही। तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते इवन, जितना वो जो है सिंगल वीडियो से कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, इवन दे इफ यू अगर फिजिकली भी पॉसिबल करने की भी सोचें तो व्हाट्स द कॉस्ट? सबसे पहली बात तो इतना बड़ा एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसका फिर मेंटेनेंस करने के लिए हर महीने उतना कॉस्ट भी जाएगा। और यहाँ देखो एक चीज का एग्जैक्टली, फायदा सिर्फ कंपनी को नहीं है। अगर मैं एक बात करूं कि भाई अगर फिजिक्स वालों को अर्न कर रहा है वीडियो से, इट्स गुड। मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जैक्टली। अगर कोई अर्न कर रहा है तो कोई बुरी चीज है। लोग उसमें उसमें निकालने लगते हैं, अरे देखो वो तो अर्न कर रहा है। भाई अर्न करो, दिमाग से अर्न कर रहा है, एंड यूजिंग द और क्या, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप भी करो। इट्स अवेलेबल टू और क्या। एवरीवन। और सेकेंडली, अगर उसको फायदा हो रहा है तो आप ये भी तो सोचिए कि हर एक बच्चे को फायदा हो रहा है जो फीस नहीं देना चाहता या नहीं दे सकता है। वो भी तो एग्जैक्टली, सिर्फ जो विद द अफोर्ड नहीं हेल्प कर ऑफ, सकता, हाँ,
कॉमन, मैं बार बार इसलिए कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट इन नेगेटिव वे, बट इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बहुत बड़ा मास है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार करेक्ट। बार मैं कॉमन वर्ड का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर किसी की चाह है वहाँ की मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, राइट नाउ दे हैव दैट टूल, कि अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो दे, नो बडी कैन स्टॉप देम। करेक्ट। ऑब्वियसली। सो ये सब तो बेनिफिट्स थे 4G में। अभी तक तो हमने सिर्फ हम्म। फोर्थ जनरेशन पे पहुंचे हैं, अभी तो हम 5G को टच भी नहीं किया। बट नाउ नहीं यार। इट्स टाइम टू कनेक्ट विद द 5G। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। आपको क्या लगता है कि 5G के आने से इंडिया में क्या चेंजेस आने से आ सकते हैं, या फिर क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि एयरटेल ने सच में 5G लेके आ चुके हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ तो अभी 5G लॉन्च हुआ नहीं है। दिल्ली में लॉन्च हुआ है, क्या आपने ट्राई किया है 5G, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल या फिर आपके किसी भी बंदे ने ट्राई किया है 5G? इज इट एक्चुअली वर्थ अ, इट? अभी एक्चुअली मेरे पास मेरा जो इंटरनेट प्रोवाइडर था वो आया था कि आप 5G आ रही है आप ले लो, बट उसके लिए थोड़ा जो हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है हम्म। और वो सब है, तो वो 5G इनेबल्ड नहीं है, क्योंकि मेरा 5 साल 10 साल पुराना लैपटॉप है। ओके। तो उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस मैंने सुना है, हम्म। दे तो गिवन अस अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, इन द ओके। सेंस कि जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं ना, तो हमारा हम्म। फिर भी वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है, करेक्ट। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी स्पीड है। मेरा 4G है, 100 Mbps का स्पीड है फिर भी, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि वर्चुअल मतलब क्लैरिटी बहुत प्रॉपर ज्यादा बढ़िया हो वीडियो जाएगी। है या फिर फिजिकल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तो पॉजिटिव जो भी फीडबैक मिल रहा है ये मिल रहा है। दूसरा, जो भी डाउनलोडर्स हैं जिनको मूवी और इस सब में है, हम भी हैं उसमें, तो हम लोगों को पता है पहले किसी को 2 दिन भी बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता था, कि 2 दिन में मूवी डाउनलोड कर ली, अरे वाह भाई क्या तेज स्पीड है। और आज होता है 5 मिनट में मूवी डाउनलोड कर रहा है, पागल है क्या? क्या भाई इतना टाइम कैसे लगता है तेरे को? बोले यहाँ तो अब वो तो मैं मूवी जो स्ट्रीमिंग है, करता हूँ मूवी की भाई, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया डायरेक्ट, मैं उसमें डाउनलोड भी नहीं हाँ, करता, मैं नेटफ्लिक्स पे देख लेता हूँ। अब तो ये हो गया एग्जैक्ट 4G के आने के बाद। एग्जैक्टली। तो अभी डाउनलोडिंग और इन सब में भी जो स्पीड काफी है, मतलब आप 2 GB 3 GB की मूवी जो है, जैसे सॉन्ग डाउनलोड करते हैं ना 10 सेकंड 15 सेकंड में, दैट करेक्ट। कैन डू। तो बेनिफिट है और पॉजिटिव भी है, और लोगों को आजकल किसी के पास पेशेंस नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि आप खुद जो है एटीएम लाइन में 4 लोग आगे देखते तो कहोगे कि नहीं यार मैं क्यों करूँ, चल छोड़ यार बाद में वो कर देंगे। तो करेक्ट। डेफिनेटली इसका बेनिफिट है, पीपल आर गोइंग टू लव इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, सबसे पहली बात तो जो स्पीड, नो मैटर वॉट एवर स्पीड यू आर गेटिंग, ऑब्वियसली 5G आने के बाद उससे कई गुना ज्यादा आपको स्पीड डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंडली, लेटेंसी। लेटेंसी की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्पीड 100 Mbps भी आ रही है, उसके बाद भी आपका वीडियो लैग करता है, या फिर आप गेम भी खेलते हैं, गेम के लिए बहुत ज्यादा लोग क्रेजी हो रखे हैं, लेकिन आप देखोगे पिंग बहुत ज्यादा हाई होती है, लाइक 60, करेक्ट है। 100 ये। लेकिन जब 5G आएगा तो लेटेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, जो मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल लेवल पे और ज्यादा एडवांसमेंट होगी, बिकॉज अभी जो है हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करते हैं, लेकिन अभी AR पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि नो लेटेंसी मतलब जीरो डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर सेइंग व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो जो रियल टाइम रोबोटिक। इंफॉर्मेशन है, हाँ। लेटेंसी में ये मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, जो अपना इसको एज एन बोलते हैं हम लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन। यस। मतलब आपके यहाँ से अगर आपने बटन भी टाइप किया और जो आपके पास पहुंचा उसमें अगर नैनो सेकंड का भी डिफरेंस है, दैट इज नॉट रियल टाइम, क्योंकि वहां पर टाइम डिफरेंस टाइम लगा गया। करेक्ट। लेकिन इसमें जो रियल टाइम डिफरेंस है, ये आपका ऑलमोस्ट एज पर ह्यूमन सेंसेस नील हो जाएगा। तो आपको जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वहां पर दिखेगा। करेक्ट। इसी को मैं, अगर मैं बिल्कुल एक टर्म बेस पे बोलूं तो एग्जांपल दे सकता हूँ। क्लाउड गेमिंग, अभी तक अपनी जो टर्म्स थी वो आपने प्ले स्टेशन में सुनी होगी, क्लाउड गेमिंग एक उनके जो प्लान्स हैं उसमें एक प्ले स्टेशन में क्लाउड गेमिंग का ही फंक्शन है, लेकिन वो इंडिया में वर्क नहीं करता। US में वर्क करता है, अगर मैं एग्जैक्टली। VPN यूज करके जाऊंगा और वहां का VPN डालूंगा तो वो उसमें मैं खेल सकता हूँ, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि 4G की स्पीड उतनी भी हाई नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं और वो तुरंत वहां पे उस तरीके से वो बंदा रिएक्ट करे।
ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैं करेक्ट खेलने है। भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल गॉड ऑफ वॉर ही खेलता हूँ मैं, ठीक है, गॉड ऑफ वॉर में हम्म। अगर मैंने ये बटन इधर लेफ्ट किया है, तो अभी लेफ्ट किया है, बट उसको 2 सेकंड या 1 सेकंड लगेगा उसको उस तरीके मूव करने में। लेफ्ट होने में वहां पर। पता चला ये अगर मैं ऐसा गेम खेल रहा हूँ जो एफपीएस मोड पे चलता है, लाइक पबजी या फिर बीजीएमआई मैं बोलूँ, और उसमें अगर मैं बाय द टाइम रिएक्ट गेम करूंगा ओवर जब हो तक, तो जाएगा। मैं, मेरा तो हेडशॉट हो चुका होगा। तो बाय द लेकिन टाइम गेम ओवर है आपका। यस, गेम ओवर। बट लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप कर पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इन द सेंस कि आप जो काम अभी घर पे बैठ के नहीं कर सकते, वो भी आप घर पे बैठ के कर पाएंगे। इंटरेक्शन जो है अपने कंप्यूटर के साथ जीरो लेटेंसी में कर पाएंगे। जो चीजें आपको डील आउट करनी है वो आप यहाँ घर में बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब वर्क फ्रॉम होम विल बी मच मोर पॉसिबल विद दीज टेक्नोलॉजीज। सेकेंडली, एआर जो है बहुत ज्यादा बूम होगा। अभी जैसे एआर में इतना ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, नॉट विद द मनी सेंस, इन द टाइम सेंस ऑल्सो। क्योंकि उनको लगता है यार एआर में जब तक वो रियलिटी उसको जनरेट करेगा, कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उस तरीके से डिवाइसेस नहीं है। सबसे पहली बात एक अगर मैं बात एनवायरनमेंट करूं, चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस टेक्नोलॉजी के लिए, वो अभी मतलब मेच्योर नहीं हुई है, और अब 5G आने से हो जाएगा। आप या उस पर डिस्कशन कर रहे थे। ओके, तो जैसे कि आप बता रहे थे कि 5G में हम जो बात कर रहे थे कि भाई देखो 5G आ तो रहा है, लेकिन क्या सच में इंडिया को उससे बेनिफिट होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। अब बहुत बेनिफिट होने वाला है, और इसमें इनोवेशन, इंडिया अभी जो है एक डेवलपिंग नेशन है, ओके। लेकिन इंडिया के पास लास्ट 25 साल में जो हम्म। सबसे बड़ी वेल्थ आई है वो है यंगर जनरेशन, और दूसरा सॉफ्टवेयर पावर। करेक्ट। दुनिया में इंडिया जो है सॉफ्टवेयर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका हो, यूरोपियन, चाहे किसी भी कंट्री में इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सबसे ज़्यादा रीच है, रीजन पॉइंट। करेक्ट। आईटी दूसरा पावर इन द सेंस। आईटी पावर रेट। तीसरा सबसे बड़ा, इंडिया के अंदर अभी भी जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए जो बेसिक हेल्थ केयर नीड्स हैं, या फिर कोई भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं या कुछ भी है, उसको डिलीवर करना इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी। ओके। 5 साल या 10 साल पहले अगर हमको जैसे गैस का जो अपना बेनिफिट है, हम्म। सब्सिडी है, वो अगर हमें ट्रांसफर करना होता था तो हमको क्या करना पड़ता, हमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम सेटअप करना पड़ता। बैंक में करेक्ट। एक लोकेशन डालनी पड़ती, उसके लिए लोगों को हायर करना पड़ता, और साथ में कंसल्टेंसी और बाकी चीजें सारी, बुक अकाउंट, ये सब चीजें करने के लिए करना पड़ता। करेक्ट। लेकिन 4G टेक्नोलॉजी ने क्या हेल्प किया, अभी आप वहां पर सेंट्रल प्लानिंग में बैठा एक सिंगल पर्सन अगर ओके भी बटन दबाता है, तो जो भी हम्म। आपका गैस का बेनिफिट है, या हम डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बोलते हैं, वो इमीडिएटली चलता है। उसके लिए ना तो आपको मैन पावर की नीड है, ना ही आपको उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करनी है। दिस इज गोइंग टू बी एंटायरली ट्रांसफॉर्म्ड इन 5G, बिकॉज करेक्ट। पहले जो हम लोग नहीं कर पाते थे वो हम्म। हम कर सकते हैं। अभी अगर हम 4G में भी बोल देखें तो एक जो प्रॉब्लम है, या हम एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का, कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर ही कलेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में। लेकिन करेक्ट। 5G इज गोइंग टू चेंज है। तो अगर अभी हम लोग 10 लाख लोगों को एक टाइम पे केटर कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, दैट इज गोइंग टू बी चेंज ड्रास्टिकली है। करेक्ट। पहला तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, लास्ट 10 साल में इंटरनेट के स्पीड बढ़ने के बाद आप देखो तो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न हम्म। स्टार्टअप्स, दे हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन इंडिया। और करेक्ट। इनोवेशन जो इंडिया में आया है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पर वो एनवायरनमेंट नहीं था, या वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट था भी तो इनेबिलिटी नहीं थी कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी अगर अच्छा आइडिया है या इनोवेशन है, उसको बड़े स्केल पे इकोनॉमिकली भी लेके जा सके, क्योंकि हम्म। उसके लिए जो पैसे या फिर कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चाहिए, वो अक्वायर नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने क्या किया है, इनेबल किया है लोगों को। अभी 5G आने के बाद दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंजिंग ड्रास्टिकली, और जितने ज़्यादा इनोवेशन होंगे, जितने ज़्यादा स्टार्टअप और वो आएंगे इंडिया में, इंडिया इज गोइंग टू डेवलप इन फास्टर रेट। आप अमेरिका का भी एग्जांपल लें तो 90s के बाद में
सबसे ज्यादा इनोवेशन और सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स थे और जो स्टार्टअप थे, टुडे दे आर, जिस पर भी हम लोग बात ही कर रहे हैं ना, गूगल के ऊपर, हम्म। गूगल या इंटरनेट के जितने भी सर्विस हैं यूरोपियन, उसमें दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर कंट्री। सेम थिंग इज करेक्ट। गोइंग टू हैपन विद अस इन इंडिया। करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर मैं सिर्फ पॉइंट वाइज अगर एडवांटेजेस सेक्टर में जाऊं तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि गेमिंग सेक्टर तो बूम करेगा ही करेगा। बिकॉज क्लाउड करेक्ट। गेमिंग, पहले क्या होता था कि जिसको बहुत ज्यादा पैशन भी है गेम करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि भाई डिवाइस नहीं है। बट अब ऐसा है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट। सस्ता वाला भी डिवाइस है और उसमें 5G इनेबल्ड है, तो मतलब आप किसी भी कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग कर पा रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एग्जैक्टली। कॉस्ट। मतलब आपको सिर्फ एक 5G करेक्ट। डिवाइस की जरूरत है और आप बैठ के गेम खेल पा रहे हो, एक हाई लेवल गेम, लाइक जिसके लिए एक बढ़िया सा गेमिंग सेटअप चाहिए, या तो आपको प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स जैसा कोई कंसोल चाहिए। लेकिन अब उसके लिए क्या है, आपके पास एक डिवाइस है डेट इज मोबाइल, जो कि हर एक बंदे के पास होता है, बस वो 5G होना चाहिए, तो उसके थ्रू पाँच वो सौ रुपये में गेमिंग कर आप सकते हैं। 50, सिंपल शॉर्ट टर्म में अगर हम अपने व्यूवर्स के लिए अगर इसको समराइज करना चाहें, तो आप 500 रुपये के अंदर 1 लाख रुपए के सेटअप का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो उससे भी सस्ता है कि किसी चीज को आप ईएमआई पे लें। ईएमआई पे भी आप हाँ। लेते तो वो अगर गेमिंग सेटअप का अगर ईएमआई भी निकालोगे 13% पर एनम के हिसाब से लगता है। मैं अगर बिल्कुल लोएस्ट पे जा रहा हूँ, अगर 10% भी मान के चलें तो 1 लाख का 10% हो गया आपका 10,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, यहाँ आपको तो 500 रुपये महीना, मतलब कितना हुआ, 12 बाई जो 66,000 भी नहीं पहुंच रहा है आपका। और उसमें आप पूरा एक गेमिंग सेटअप की तरह पूरा बढ़िया स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो उसी के थ्रू, एंड इवन गेम भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये होता है गेमिंग वाला पार्ट। एजुकेशन में आते हैं। करेक्ट। एजुकेशन में आपको पता है कि पहले क्या होता था, हर एक बुक्स आपको अवेलेबल नहीं होती थी, तो आपको परचेस करनी पड़ती हाई प्राइस पे, या तो फिर किसी सेकंड हैंड एग्जैक्टली। वाले से काम चलाना पड़ता था। यहाँ वैसा कोई रोल ही नहीं है। अब लोग, आप पीडीएफ में लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसी में पढ़ लेते हैं। ई बुक्स आ चुकी हैं, ऑडियो बुक्स आ चुकी हैं। अब ये जैसे जैसे हम्म। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसमें जो लाइबिलिटी होया करती थी कि भाई इसको खरीदना ही पड़ेगा, 1,000 रुपए की बुक है। मैंने अपनी स्कूल में एक अलजेब्रा की बुक हुआ करती थी, मतलब मैथ्स के सेक्शन में, वही 1,500 की हुआ करती थी। वो सबसे महंगी बुक थी जो मैंने आज तक खरीदी थी, और जो सिलेबस में इंक्लूड थी। अब वही बुक में अगर मुझे अभी पढ़ना है तो ऑब्वियसली फ्री है। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, एग्जैक्टली। मुझे एक क्लिक करना है और ये बुक डाउनलोड हो गई। अगर मुझे पढ़ने का सच में शौक है, मतलब मैं कोई भी बुक पढ़ सकता हूँ। नॉट इवन एनी बुक, मतलब कोई भी बुक अगर अभी जस्ट रिलीज हुई है, अगर मुझे खरीदना भी है और मुझे परचेस करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं अब ऑनलाइन जाके अमेजोन या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू खरीद सकता हूँ। सेकेंडली, सही अब बात। उसमें जो छोटे लोग थे, मतलब जिनका बहुत बड़ा सेटअप नहीं था, लेकिन वो अपना जो सेटअप है, मतलब अलग अलग जगह पर अपना बिजनेस फैलाना चाहते थे, तो उनको क्या हो गया है कि जो ऐसे ऑनलाइन शॉप्स अवेलेबल हैं उनमें वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। मतलब वही प्रोडक्ट जो करेक्ट। सिर्फ अपने उसी लोकेलिटी में बेच पा रहे थे, अब लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव हो रही है, तो वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने के साथ साथ इंडिया में तो बेच ही सकते हैं, लेकिन किसी और दुनिया में भी बेच करेक्ट है। सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल कांजीवरम साड़ीज की बात करूं, क्योंकि मतलब कॉमनली अगर मैं करेक्ट। बात करूं, बहुत ज्यादा मतलब ट्रेडिशन होता है यार कांजीवरम की साड़ी, यार वो तो मतलब केरला वेरला साइड या साउथ साइड बहुत फेमस होती है। अब कौन जाएगा साउथ में लेने के लिए? लेकिन अब क्या हो गया, अब करेक्ट है। हम क्या, अगर कुछ भी चीज लेनी होती, नॉट जस्ट साड़ी, और मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कांजीवरम साड़ी का, बिकॉज क्योंकि अब मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैं क्या करूंगा, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा केरला में, या फिर किसी अपने रिश्तेदार को फोन लगाऊंगा, अच्छा बेटा अरे अरे तुम केरला में रहते हो, अरे भाई देखना यार साड़ी कितने की मिल रही है उधर, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। अब क्या होता है, हाँ। सिंपल, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जाऊंगा इंटरनेट पर सर्च करूंगा, क्लिक करूंगा, जो मुझे पसंद आ रही है वो मैं तुरंत देखूंगा। बहुत सारी इमेजेस भी अवेलेबल होती हैं, अब मैं वहीं की वहीं देख सकता करेक्ट हूँ। है। अब लेकिन 5G में एक और इसमें एड ऑन है। अब जब 5G आ जाएगा तो एग्जैक्टली। इसमें आर्टिफिशियल रियलिटी भी जुड़ जाएगी। दैट मीन्स जो आप वहां पे अभी सिर्फ फोटो देख पा रहे थे, उसको 3D व्यू में देख पाओगे। लाइक एक एक, ये इतना जूम करके देखते हो, अच्छा इसका क्वालिटी कैसा है, एक इसमें रियल टाइम, रियल एक टाइम रियल टाइम जो ह्यूमैनिटी और एक्सपीरियंस क्लैरिटी, है अपना, HD, ये सब जो वो बोलते हैं ना, उसमें वो सिर्फ मिलेगा। ऐसा एक्चुअल में लगेगा कि होगा। आप, हाँ, ऐसा उसमें इसमें फील आएगा कि हाँ आप रियल में खुद देख रहे हो। करेक्ट। ये हमने बात की अभी इसमें बिजनेस साइड से। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। अब उसमें लोग सोच रहे हैं भाई 5G का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। जैसे वेट जैसे टिल यू सी। 5G टेक्नोलॉजीज इंक्रीज होंगी, तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी लोग जो हैं
पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद, फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी का नाम पता नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसमें ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा फॉरवर्ड है। हीलियम आपने सुना होगा, हीलियम जो कंपनी है वो ऐसे 5G इनेबल्ड डिवाइसेस इंस्टॉल करवाती है और करती भी है। अगर आप उसमें पार्टनरशिप लेते हो तो वो एक डिवाइस आपको लेना पड़ता है, जिसके बदले में आप एक टाइप से पार्टनरशिप कर रहे हो कंपनी के साथ। लेकिन वो फायदा क्या है, जैसे आप पेस्टिसाइड जो लोग हैं, आप किसी रिश्तेदार के पास गए या फिर अपने बाजू वाले पड़ोसी, वो भी खेती करता है, आप भी खेती करते हो, उसने बोला भाई कौन सी पेस्टिसाइड खरीदा, अच्छा 100B करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पेस्टिसाइड का नाम नहीं पता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 100B यूज किया। बोला ठीक है भाई, मैं भी यूज कर लेता हूँ, मेरा बाजू वाला तो 100B यूज कर लेता है, तो वो भी यूज करने लगा। बट द प्रॉब्लम इज कि सभी की सॉइल फर्टिलिटी अलग अलग है। ठीक है, हर एक फर्टिलिटी के एग्जैक्टली। लिए एक फर्टिलाइजर यूज होता है, और आप दूसरे वाले को देख के वही फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, डेट मीन्स यू आर एक्चुअली नॉट ग्रोइंग योर सॉइल, जो आप डिग्रेड कर रहे हो उस चीज को। लेकिन जो 5G इनेबल्ड डिवाइसेस जो आएंगे और आने वाले हैं, उससे क्या हो रहा है, वो हर एक सॉइल की फर्टिलिटी लेवल तक, इवन टेम्परेचर क्या है वहाँ का, क्या कैसी मॉइस्चर है, कब कोई सी कैलेमिटी आने वाली है, वो सब चीज रिकॉर्ड हो रही है उस 5G इनेबल्ड डिवाइस में। डेट मीन्स अब वो आपको एग्जैक्ट कितना पानी उसमें चाहिए, क्या कौन सा फर्टिलाइजर उसमें यूज हो सकता है, और किस टाइप पे वो, किस टाइम पे उसको, मतलब ये उसको सेव करना है किस चीज से, लाइक एक्स्ट्रा सनलाइट आ रही है, कहाँ पे उस क्रॉप को कम सनलाइट चाहिए, या फिर कहाँ पे उसको पानी की करेक्ट कमी है। हो रही है, लाइक वाटर कहाँ कम पड़ रहा है। ये भी 5G के आने से इनेबल हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं बिजनेस सेंस में या उसमें, लेकिन एग्रीकल्चर इज अ मेन पार्ट ऑफ अवर इंडिया। खाने के लिए आप करेक्ट है। कहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने अपने जो एग्रीकल्चर को ही प्रमोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही डिग्रेड करते जा रहे हो। लेकिन 5G आने से इवन वो फोर्टी इनेबल्ड फिफ्टी होगा। परसेंट ऑफ आवर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया। यस। तो यही चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी जब मैंने देखा कि अरे हाँ यार, ऐसे डिवाइसेस बन रहे हैं जो एक्चुअल में आपको ये सब चीजें भी बताएंगे कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, किस जगह पर कैसी सॉइल क्वालिटी है और क्या चीजें हैं। इवन फिर जैसे हम बात करते हैं, ये तो हो गई इसमें एक चीज और मैं एग्रीकल्चर। आपको ऐड कर रहा हूँ या इसमें जो ये टेक्नोलॉजी है 5G में, जो हम्म ये हम सॉइल का हेल्थ और ये सब टेम्परेचर मॉइस्चर जो चेक करते हैं, ये जनरली जियोलॉजिकल सर्वे का एक पार्ट होता है। करेक्ट। टोपोलॉजिकल टोपोग्राफी बोलते हैं सरफेस का। जैसे स्पेस में होता है ना कि आपको ये न्यूज आती रहती है कि मार्स पे जो सॉइल है उसमें 200 साल 2 बिलियन ईयर्स पहले या ऐसे कि वहाँ आयरन का कंटेंट ज्यादा है। वो कैसे पता करते हैं? वो सेम टेक्नोलॉजी है। सेम तरी उसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजिकल सर्वे, जिस तरीके से करते हैं। करेक्ट सेम लेकिन चीज हम लोग अपने अर्थ पे हम्म ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हम इन डिवाइसेस की मदद से कर पाएंगे, और हम्म एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है वो कर पाएंगे। इन शॉर्ट ये है कि अगर डॉक्टर ने के पास जाते हैं तो अगर 4 लोगों को बुखार है तो चारों को सेम दवा नहीं देता। वो करेक्ट देखता है कि किसको क्या बीमारी है या क्या रीजन सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से उसको दवाई देता है। करेक्ट ये यहाँ पर हमारा फायदा होगा। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। एड ऑन में इसमें ये करूंगा, बिकॉज जैसे आपने बोला कि भाई डॉक्टर को क्या पता भाई, किसको हर एक को तो एक दवाई नहीं देनी, किसकी क्या एज है, एज भी इसलिए पूछा जाता है कि भाई आपकी एज क्या है, आपके कोई पहले सिम्टम एग्जैक्टली। तो नहीं थे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पहले, अभी क्या होता है, जैसे अगर सब जगह सॉइल आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिविजुअली हर एक जगह जाके देखना पॉसिबल नहीं है, वो भी 24/7। बट ये डिवाइस क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली। not just one time, they are for 24/7, 365 days a year. That means वो हर एक एग्जैक्टली। टाइम, जस्ट लाइक ए स्मार्ट वॉच फॉर योर दिस थिंग बॉडी, वो स्मार्ट वॉच क्या कर रही दे है, आर आपका हर एक मॉनिटरिंग डेटा द हेल्थ। रिकॉर्ड कर रही है। वो हेल्थ रिलेटेड है, वो एग्जैक्टली। सॉइल हेल्थ रिलेटेड है, मतलब वो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्जैक्टली। प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रही है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये हमने बात करी यूजर इस को बारे यहाँ में। पर यूजर को यहाँ पर एक बार मैं फिर हम लोग दोबारा ये रिमाइंड करना चाहते हैं। हम लोग बार बार जो है स्केलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं 5G से रिलेटेड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर सॉइल का हेल्थ भी चेक करना होता ना, तो 200 किलोमीटर के रेंज में आपको सिर्फ सॉइल का हेल्थ चेक करने के लिए सोचिए हम्म कितना मैन पावर, कितना कॉस्ट लगता है और कितना करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल। पर एक सिर्फ 2,000 का डिवाइस होगा। आगे फ्यूचर में हो सकता है मैं अभी जो प्राइस बोल रहा हूँ हो सकता है 25,000 भी हो, 1 लाख भी हो। ना दैट बट 1 लाख की एस्टिमेटेड डिवाइस से एस्टिमेटेड आप, प्राइस। एस्टिमेटेड प्राइस है,
पर आप सिंपल सोचो कि एक सर्टेन अमाउंट का डिवाइस जो है वो आपका 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर जहां तक चाहे ही कैन डू इट। उसके लिए आपको कितने लाख लोग, कितने हजार लोग पहले लगाने पड़ते, और अभी जो है, तो हम बार बार इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कितना काम आसान होने वाला है 5G। करेक्ट। अब मैं दूसरे सेक्टर की बात करता हूँ, अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। क्या 5G के आने से फाइनेंस को फायदा होगा? ऑब्वियसली फायदा होगा। कैसे होगा? एग्जैक्टली। कि अगर आप देखो तो पहले हम क्रिप्टोस की बात करते थे कि आप इंडिया में भी क्रिप्टोस को ऐसा बोला जाता है जैसे टाबू। टाबू बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा आपसे हाँ, डर लगता है कि अरे क्रिप्टो कहीं बंद ना हो जाए, या क्रिप्टो आने से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अभी ऐसा है कि डॉगमा इंडिया जिसे भी अपना बोलते हैं हम क्रिप्टो लोग। करेंसी रिलीज कर रहा है। अगर आपको पता हो, आपने अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो, इंडिया भी खुद का क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है। ठीक है, मतलब इंडियन करेंसी भी करेक्ट है। एज अ क्रिप्टो अवेलेबल होगी। डेट मीन्स फाइनेंस सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ में इंडिया भी ने इनिशिएटिव फाइव लिया जी का है इसमें। इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा। करेक्ट। मतलब जहां सिर्फ आप हम्म। ट्रांजेक्शन करने के लिए 5G की, मतलब 4G पे ही जाता हूँ। 4G में अभी क्या कर रहे हो आप? यूपीआई यूज करते हो, बैंक ट्रांसफर करते हो, एनईएफटी करते हो, जो भी करते हो, ठीक है। लेकिन 5G के आने के बाद क्या होगा? आप डिवाइस इनेबल्ड बेस कर सकते हो। मतलब डेट मीन्स आप अपनी क्रिप्टोस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, नॉट इन जस्ट इंडिया। इवन मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने जाते हो, तो क्या है, आपको रिक्वायरमेंट होती है वीजा। वीजा तो लगता ही है, बट सेकंड रिक्वायरमेंट, मोस्ट हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। लेकिन अभी क्या होता एग्जैक्टली। है, या तो आप उसका फॉरेक्स एक्सचेंज कराते हो, जो कि बहुत महंगा है, मैं हम्म। आपको बता दूं। अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज कराते हो तो वही लोग कई बार 10 से 20% लेते हैं, और वही अमाउंट जो है फॉरेक्स का एक्सचेंज का इन द एयरपोर्ट और ज्यादा हाई है। लेकिन अगर आपके पास फाइव करेक्ट जी है। इनेबल्ड चीजें होंगी जो कि क्रिप्टो को भी सपोर्ट करेंगी, डेट मीन्स आपको करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो प्राइस यहाँ करेक्ट है। इंडिया की 1 रुपीज में आपको कन्वर्जन में 80 रुपीज का 1 डॉलर दिख रहा है, अगर आप उसको कन्वर्ट कराते हो ना, तो वो उसको जब करंट, अभी करंट टाइम में अगर मैं बात करूं, तो वो उसको अगर 80 रुपए की चीज है तो 85 की देगा या 86 की देगा, कम नहीं देगा। लेकिन आपको तो करेक्ट है। पता है कि अभी कन्वर्जन प्राइस कितना है, 80 रुपीज। आप तो सोचते हैं यार ठीक है यार, कमीशन ले रहा है, चलो अब तो करना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। बट जब फाइव जी क्योंकि अपने पास इनेबल्ड हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ सब्सिट्यूट ही नहीं है, मतलब कैसे लोगे? मतलब है ही नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है। बट 5G इनेबल की बात क्या है? वो एक्चुअल 80 रुपए की है तो 80 रुपए की ही मिलेगी उधर पे। आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करेक्ट। करना है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन उस तरीके से हो जाएगा। सेकेंडली, फाइनेंस में एक और चीज का फायदा 5G आने से ये है कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो जाएगा। ब्लॉकचेन क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की। फॉर एग्जांपल यहाँ से कार आएगी, कार का बोनट यहाँ लगेगा, इंजन यहाँ पे लगेंगे, गियर्स यहाँ से लगेंगे, यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा, फिर वहां पेंटिंग सेक्शन है, पेंटिंग सेक्शन में रोबोट्स पेंट करेंगे। इस तरीके से मतलब असेंबली होती जाएगी और लास्ट में प्रोडक्ट बाहर निकलता है। सेम ऐसे ही 5G आने के बाद हम ब्लॉकचेन में जाएंगे। ब्लॉकचेन इन द सेंस, जहां पे अभी अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है, जो चीज हमको पता है कि भाई ये टैक्स सेक्शन 80D में आता है, उसके लिए हमको मैनुअली किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। पता है, ये हमको एक दिख रहा है, रिसिप्ट दिख रही है, जिसमें वो बता रहा है कि भाई मैंने LIC का पेमेंट किया है फॉर एग्जांपल, जितने इतने करेक्ट रुपए है। का था, इतने रुपए को मेरे को डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, मतलब डिस्काउंट हम्म। इन द सेंस मुझे टैक्स रिबेट चाहिए। वैसा बोल देता हूँ, नहीं तो लोग ऑफेंड रिटर्न हो जाएंगे, में जो डिस्काउंट अपने कब से मिलने लगा। ठीक है। नहीं, यूजर्स थोड़ा हम लोगों को माफ करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है और हम लोग थोड़े नोविस हैं। हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो हम अपनी जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि देखिए करेक्ट। कितना चेंज आ रहा है हमारे इंडिया में या पूरे सोसाइटी में, वर्ल्ड में। पर क्या उसको हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ पर्सनल ओपिनियन एज वेल, जिसको आप एज अ पब्लिक ओपिनियन लेके मत जाओ कि भाई अरे इसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया। इट्स जस्ट अ पब्लिक ओपिनियन नहीं है ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, जिसको आपको शेयर कर रहे हैं। इट्स अप टू यू दैट हाउ यू गोना अप्लाई दैट थिंग। देन मैं फिर से ब्लॉकचेन पे आता हूँ। ब्लॉकचेन में जैसे कि मैंने बात की, जैसे आप प्रोडक्शन में, जैसे मैंने बात की, असेंबली होती है, सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक होती है, सेम वैसी ही चीजें होंगी, जहाँ पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेट कर दी जाएंगी कि भाई ये चीजें ये होनी है। ब्लॉकचेन क्या करेगा उसको? विद द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे आपको पता है डाली एक नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप सिर्फ कुछ भी लिखो, लाइक द पर्सन हैंगिंग इन द स्पेस विद द अम्ब्रेला, वो
एक्चुअल में फोटो जनरेट कर सकता है, पेंटिंग बना सकता है, डाल ई अगर आपने यूज नहीं किया है। ये भी एक करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है, जो कि 5G आने के बाद ऐसी चीजें और ज्यादा होंगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। हम्म। बट पहले ब्लॉकचेन की बात करते हैं। तो वो क्या होगा, ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प की वजह से जो चीजें वहां पे डिफाइन की गई हैं उसको एक ह्यूमनली लेवल तक, मतलब ह्यूमनली लेवल तक, जहाँ पे एक बंदे को बैठाना पड़ता, सैलरी देनी पड़ती उस काम को करने के लिए, यही चीज मैं 24/7 विदाउट गिविंग एनी सैलरी मैं उसको करवा सकूंगा विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब किस चीज का करेक्ट। अप्रूवल, किस चीज का रिबेट रिलेटेड टू टैक्सेस, रिलेटेड टू फाइनेंस, कौन सी एंट्री कहाँ होनी है, कैसे होनी है। अभी लोगों को बैठाना पड़ता है, अकाउंटेंट को हमें बैठाना पड़ता है। लाइक मेन अकाउंटेंट तो चलो टैक्स वगैरह चेक करेगा, एंट्रीज चेक करेगा, बट वही चीज अगर नॉर्मली सिर्फ जो उसने डेटा प्रोवाइड किया है उसको मैं पीडीएफ में या फिर किसी डेटा को सेव करूंगा उसके अंदर और एनालाइजेशन के लिए डाल दूंगा, वो मुझे 5 सेकंड के अंदर करके दे देगा। ये है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट इन द फाइनेंस फील्ड एज वेल। ठीक है। अब अगर हम और भी स्केलेबिलिटी एंड सेक्टर में बात पावर ऑफ करें, टाइम। यस करेक्ट। एंड पावर एफिशिएंसी आप देख रहे हो, मुझे अलग से किसी को एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करना पड़ रहा है। उसी चीज को करने के लिए अगर मेरे को एक बंदे को बैठाना पड़ता, हो सकता है एक बंदे को मुझे टैक्स के लिए बैठाना पड़ता है, एक बंदे को डेटा एंट्री के लिए बैठाना पड़ता है, एक बंदे को बैठ के एनालाइजेशन के लिए बैठाना पड़ता है। अब वही चीज एक करेक्ट। ही चीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो 5G के थ्रू क्यों हो पा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उससे इंटीग्रेट हो सकता है। 4G में पॉसिबल नहीं है। 4G में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेटेंसी एंड द स्पीड इज नॉट अप टू दैट मार्क कि आर्टिफिशियल करेक्ट है। इंटेलिजेंस जो ह्यूमनली लेवल पे इंटरेक्ट कर पाए उस चीज को। करेक्ट। करेक्ट है। अब अगर जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुका, मेडिकल फील्ड में क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक holograms and all the things, video technologies and giving the consultation and all the things। ठीक है, तो उसके लिए मैं और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हर एक सेक्टर में बात करूंगा, हर एक सेक्टर में आपको एक अलग बेनिफिट निकल के आएगा। लेकिन जो और भी ज्यादा सेक्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो डिफेंस एंड द स्पेस, जो कि मैं एक्चुअल में बात करना चाहूंगा उस बारे में। क्योंकि आपको पता है कि करेक्ट। हम ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक बंदा के आसपास हमारे कंट्री है जो कि इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है कुछ। ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में कैसे हेल्प कर रही है 5G एंग्री टेक्नोलॉजी। बर्ड्स ज्यादा हैं हमारे आसपास। एंग्री बर्ड्स ज्यादा हैं आसपास में, जहां पे हमको पिग्गी से बचना है। ठीक है। पिग्गी से बचना है और अपने आप को सेव करना है। तो बेसिकली 5G कैसे हेल्प करेगा, वॉर तो लड़ नहीं सकता 5G, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। वाई, बिकॉज 5G जो है, आपने अगर याद हो या पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि बेंगलोर में अभी ड्रोन शो हुए थे। ड्रोन शो इन द सेंस करेक्ट। जो हवा में ड्रोन के थ्रू ने अलग अलग टाइप के क्या बोलना चाहिए, ड्राइंग्स, फॉर्मेशन पेंटिंग्स, थी। फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन द करेक्ट वर्ड, फॉर्मेशन क्रिएट किए थे। तो आपको क्या लगता है हर एक बंदा एक अलग अलग ड्रोन को उड़ा रहा था? क्या लगता है आपको, नहीं। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन कि भाई इतने सारे ड्रोन्स अलग अलग बंदे उड़ा रहे हैं और बिल्कुल इतना ज्यादा एग्जैक्ट जगह पे जाके रोके, क्या ये पॉसिबल था? क्या एक एक करके हर एक बंदा उसमें ड्रोन को मैनेज कर रहा था? नहीं। वो एक ऑब्वियसली। एल्गोरिज्म है। तो यही मैं बता एल्गोरिज्म रहा है था। उनका। हाँ, हम्म। तो एक ही बंदा सिर्फ क्या कर सकता है, कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग वो इतने सारे ड्रोन्स को यूज कर रहा था। लेकिन अब क्या लगता है आपको, आगे जाके भी लोगों को कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए? नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्मार्ट होते जा रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कोड जनरेट कर पाएगा एग्जैक्टली। और सभी चीजों को कंट्रोल करेगा। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो बोलती हैं कि भाई बायोकेमिकल्स यूज होंगे एज अ अटैकिंग थिंग, और जो भी बोले वॉरफेयर के लिए, लेकिन वेपन ऑफ साइबर मास अटैक, डिस्ट्रक्शन के अंदर यस आपने ये भी सुना बायो होगा कि वेपन। साइबर अटैक भी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन ये साइबर अटैक इतना एग्जैक्टली। ज्यादा अभी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा साइबर, मतलब साइबर इन द सेंस इन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है अभी। सभी ज्यादातर चीजें अगर गवर्नमेंट रिलेटेड बात करूं तो वो अभी भी मैनुअल होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में एग्जैक्टली। जाएंगे तो अभी भी मैनुअल होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी पासपोर्ट जो थे पहले क्या होता था, आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होता था पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, वो लोग भी टैबलेट यूज करने लगे। अगर गए हम्म। हों और आपने देखा हो तो आजकल वो लोग टैबलेट यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो आप वेरिफिकेशन जाते हो, पहले जाते थे आप डॉक्यूमेंट लेके जाते थे कि ये देखो मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, ये देखो डॉक्यूमेंट चेक कर लो। वो फिर बकायदा एक कागज में लिख के कि हाँ ठीक है आपकी एप्लीकेशन पास हो गई, फिर वो उसको आगे भेजता था दूसरे ऑफिस में, वहां पे फिर आपको पासपोर्ट बनता था। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। अब जो है पासपोर्ट ऑफिस इतना एडवांस हो चुका है ऑलरेडी 4G आने के बाद,
कि वो लोग टैबलेट उनको जो है दिया हुआ है, जिसमें वो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना पासपोर्ट बनवाने जाना है, तो मैं अगर वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा तो वो सिर्फ आपसे एक चीज पूछेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। एप्लीकेशन नंबर वो वहां पे हाँ, डालेगा और और सारी सारा चीजें डेटा आ जाएगा। वहां पे आ जाएंगी। उसको मैच भी नहीं करेगा, वो आपका आधार कार्ड उठा के वो नंबर मिलाने नहीं बैठेगा, बोलेगा आधार कार्ड दिखाओ, फोटो खींचेगा चिक, ये खींचेगा क्लिक, और बोले खड़ा हो जाओ, आपने वहां से फोटो खींची, हो गया आपका काम। ये जो चीज काम पहले खत्म। एक बंदे को बैठ के बकायदा, मतलब वो सर आएंगे, वो साइन करेंगे तभी होगा, मैं तो नहीं जानता, वो मुझे नहीं आज जानता, अब भी ऐसा है याद ही है, नहीं। हम्म। मुझे आज भी याद है, मैं जब पासपोर्ट बनाने गया के लिए गया था, पहले 5-6 साल पहले जब आया था दिल्ली में, मेरा पूरा अ, छः, हाँ, 4 से 5 घंटे जो है ना, मुझे लाइन में लग के वहाँ पर फॉर्म ये वो इतना सारा, मतलब क्योंकि मुझे मैनुअली उस टाइम पे करना पड़ा था। आई हम्म। वॉज रियली नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अगर आप जाओगे, कोई भी नया बंदा भी अगर जा रहा है, उसको ऐसा लगेगा भाई ये भी कोई प्रोसेस होती है, मतलब अब तो 5 मिनट भी मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आपको भीड़ ही नहीं दिखेगी। तो ये आप चीज, हर चीज टेक्नोलॉजी पे एग्जैक्टली। इतना ज्यादा वो डेवलप होने लगी है, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होने लगी है। तो मैं यही बता रहा था, मतलब हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ते हैं, साइबर वॉरफेयर बहुत ज्यादा, उसमें ज्यादा हमको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ेगी। लाइक आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आपके पास बहुत सारे इम्प्रूव्ड वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन ये है वो है, बट वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे जितना चलेंगे कि किससे? साइबर वॉरफेयर होंगे। मैं जस्ट एक उसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। हाँ। चलेंगे किससे वो हाँ सारे के सारे ये टेक्नोलॉजी से ही चलेंगे, और वो किससे कंट्रोल हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी 5G, अब मैं 5G बस नहीं बोलूंगा, अब टेक्नोलॉजी बोलूंगा, बिकॉज 5G तो एक हाँ, जनरेशन हो गई, अभी एक और जनरेशन इनेबलर आने है। वाली है। हम उसको इनेबलर है। कैसे यूज करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए ऊपर। अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि वाई मैं 5G बोल रहा हूँ, 4G से क्या वॉरफेयर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक एक सेकंड की बहुत ज्यादा कीमत है। अब मैं यहाँ पर उसको एग्जैक्टली। वॉरफेयर करने के लिए बैठा हूँ, मुझे 1 सेकंड में बटन क्लिक करना है और मुझे वहां पे वो रिस्पॉन्ड चाहिए। पता चला यहाँ पे स्पीड ही जा रही है, लेटेंसी आ रही है 120 Mbps, मतलब मैं यहाँ पे बैठ के क्लिक कर रहा हूँ, हमारे 2 सेकंड हो गए, बंदे इंतजार कर रहे हैं, अच्छा मिसाइल छूटेगी, अभी छूटेगी, पता चला वो आगे गन से उड़ा के चला गया। मतलब ये अभी 4G में इनेबल्ड पॉसिबल नहीं है कि हम साइबर वॉरफेयर किसी भी कंट्री के साथ कर सकते, ठीक है। लेकिन 5G आने के बाद क्या होगा? ये चीज तो पॉसिबल होगी ही होगी, लेकिन 5G आने के बाद जब भी आप मैप्स देखते हो, गूगल मैप्स, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप यूएस का मैप देखोगे, बहुत ज्यादा क्लियर है, मतलब एक एक रोड का जो कहाँ पेड़ लगा है उसकी पत्ती तक देख सकते हो, नॉर्मल जनता भी देख सकती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत करेक्ट ज्यादा है। डीप में, अभी अगर आप गूगल मैप खोलते हो, एक्यूरेट अप टू 10 to 50 मीटर्स ऐसा लिख के आता है। लेकिन आता है। इंडिया का जो मैप होगा 5G आने के बाद, मैं बता रहा हूँ, नाम भी बता देता हूँ, इंडिया का जो मैप है वो, उसका नाम है नाविक, करेक्ट है। NAVIC, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, अब इंडियन मैप्स यूज करेंगे जिसका नाम होगा नाविक, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करती है, और विद द हेल्प ऑफ 3 कंपनीज, मुझे नाम इतने इतने डिटेलिंग में याद नहीं है, लेकिन हाँ इन 3 कंपनीज ने मिलके विद द हेल्प ऑफ इसरो, उनने जो है सैटेलाइट इस तरीके से उसको सेटअप किया हुआ है कि वो 1 मीटर 1 मीटर तक की क्लैरिटी देगा, डेट पिन मीन्स पॉइंट एक्यूरेसी। पिन पॉइंट, ठीक है। और इतना ज्यादा डिटेलिंग के बाद ये ह्यूमन, मतलब अपने पब्लिक को तो फायदा हो गई होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रूट पे कोई बंदा पहली बार जा रहा है, तो अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल गोवा की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इवन अगर आप गोवा में अभी जाते हैं और अगर किसी गली में घुस रहे हैं, तो इतना बढ़िया रोड दिखाएगा गूगल आपको कि अरे क्या रोड है, बस घुसते चले जाओ। पता चला रोड और इतनी जब सक्रिय जाते हो हैं, गई थी, गाड़ी पीछे भी नहीं जा सकती है। और जाके देख रहे हैं, अरे भाई ये कहाँ आ गए हैं? ये गूगल में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्पेक्ट्रम की कमी है, ठीक है, मतलब उसकी इतनी ज्यादा इनेबिलिटी नहीं है। सेकेंडली परमिशन नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स अ आउटसाइड कंपनी, ठीक है। और आउटसाइड एग्जैक्टली। कंपनी को हम इतना ज्यादा परमिशन नहीं दे सकते कि हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसको इतना ज्यादा डिटेलिंग वो सर्च आउट कर सके, ठीक है। अब क्यों नहीं दे मैं सकते? इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ। हम्म। इसी में क्यों नहीं कर सकते, मैं ऐड कर रहा हूँ। हर एक कंपनी, हर एक कंट्री का अपना एक डिफेंस का डॉक्ट्रिन होता है, करेक्ट। और एक स्ट्रेटजी होती है कि क्या चीज़ें हम लोग मतलब अपने नेबर्स के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ, कंट्रीज के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो इस करेक्ट। चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये जो है ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को, जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कभी किसी को कोई मिसाइल अटैक भी करना है,
और उसको एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए ये डेटा ही यूज होने वाली है। करेक्ट। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब जब हमारे पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होगा, ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हो क्या नेविगेशन सिस्टम आने के बाद हमारे पास कितनी एक्यूरेसी होगी। तो जहां पे हमको जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या बोलना चाहिए, जो माओवादी वगैरह जो लोग होते हैं अभी भी, जैसे आपको पता हो कि काफी सारे इंसर्जेंट्स इंटीरियर, हैं जो। हाँ काफी सारे बहुत ही डीप एरिया है, जो फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि कितना ही ड्रोन उड़ा लोगे, कितना ही वहां पे ड्रोन घुसेड़ के देख लोगे। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी जहां पे हमारे पास इतना पिन पॉइंट एक्यूरेट सिस्टम है, और ये सिर्फ ऐसा सिस्टम है कि ये क्लाउड को भी पार्सिंग करते हुए अपना देख सकता है नीचे। अगर आपने वो पोखरन मूवी देखा होगा, दिखाते थे भाई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करता है और बिल्कुल नीचे तक एग्जैक्टली देख सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। लेकिन अभी क्या है, डिपेंडेंसी हमारी गूगल के ऊपर थी कि फॉर नेविगेशन और ऑल, क्योंकि हमारे पास खुद का मैप नहीं थे। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आएगी और 5G से उसमें इनेबल हो जाएगी, ये अपने नॉर्मल जनता के लिए तो ठीक है ये, लेकिन आर्मी के लिए भी कितना ज्यादा पिन पॉइंट उस पर चीजें होंगी आप समझ सकते हो। मतलब वो हमारे ऊपर से स्ट्रेटेजिक भी, सेफ्टी के लिए यस, मतलब हमारी जो हम सैटेलाइट गवर्नमेंट के है। थ्रू भी देख पा रहे हैं कि मतलब बंदा कहाँ पर है, पिन पॉइंट कर सकते हैं, अपनी वॉरफेयर स्ट्रेटजी बना सकते हैं उसके बेस पर। ये हमें मेरे ख्याल से ये टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट्स सेंसिटिव टॉपिक फॉर अस। तो हम लोग जस्ट इन शॉर्ट ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और हमारे मतलब इंडिया की जो डिफेंस है उसको भी एक बूस्टर शॉट मिलेगा, क्योंकि करेक्ट। डिफेंस में या किसी भी कंपनी किसी भी गवर्नमेंट के उसमें स्ट्रेटेजिक सेफ्टी इसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक सेकंड का भी डिले हुआ उसमें हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा वॉर भी हार सकते हैं। तो 5G जो है और जो साइबर वॉरफेयर जिसके बारे में बता रहे थे गौरी रॉब, ये साइबर वॉरफेयर फ्यूचर में अगर होगा तो उस टाइम पे हम लोग इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड होंगे टेक्नोलॉजी के साथ कि बिना टेक्नोलॉजी के हमारा कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो करेक्ट। इमेजिन वो सिचुएशन जो अभी अगर किसी को 400 साल पीछे ले जाके अगर रहने के लिए बोले तो कैसा लगेगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, टीवी के लिए इतने ज्यादा कस्टमर्ड है, लाइट के लिए कस्टमर्ड है। उस टाइम पे तो लाइट भी नहीं थी। तो जैसा हमें उस समय फील रहा होगा ना, वैसा ही आपको फ्यूचर में अगर साइबर वारफेयर होता तो फील होगा। क्योंकि आपके मॉनिटरी सिस्टम से लेके डिफेंस सिस्टम, मेडिकल, हेल्थ, सभी के सभी जो इंटरकनेक्टेड हो गए, और एक टाइम पे अगर कोई चीज मान ली पूरी स्टॉप हो गई एट द मोमेंट, तो इमेजिन इमेजिन करिए कितना बड़ा सिचुएशन है। तो इसलिए लोग साइबर वॉरफेयर और इन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एवरी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन। अब 5G विल हेल्प इन टू दैट, एंड कन्वर्सली इट कैन डू दैट। ओके। अब ये तो हो गई एडवांटेज की बात, आपको क्या लगता है डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं 5G आने के बाद? डिसएडवांटेज में तो जो ये इनेबलर भी है और ये एक तरीके से टू एज सॉर्ड है। तो ओके। जहाँ ये इनेबल करने के काम आ सकता है वहाँ ये डिसेबल करने के भी काम आ सकता है। ओके। और मैं अभी जेनरिक टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि दिस शुड बी इन प्रॉपरली टाइट्रेटेड है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, अगर हम अपने उसमें वीडियो पे भी बात कर रहे हैं तो दे शुड नॉट गो इनटू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट इतना ही है इसमें कि इसके डिसएडवांटेज एक तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हैं। हम्म। आप सबने मूवी तो देखी है। मैं जैसे आपने टर्मिनेटर देखी है हमने, या फिर और भी कोई ऐसी मूवी देखी है, ईगल आई, ऐसे करके बहुत सारी मूवीज हैं जहाँ हम्म। पर हमने देखा है कि एक रोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ही इज गोइंग टू वाइप आउट द एंटायर ह्यूमैनिटी, राइट। वैसी सिचुएशन भी एक डिसएडवांटेज है, बट वो अभी नहीं है। लेकिन इसमें हम्म। भी एक सॉल्यूशन है जो मैंने एक वीडियो में देखा था, एंड आई रियली लाइक इट। व्हाट? जैसे जैसे देखो, हमेशा अगर कोई चेंज होता है ना, हम्म। आपके साथ में अगर आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होता है ना, और आप उसके साथ में चेंज होते हैं, तो कभी भी दोनों के बीच में इम्बैलेंस नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी होती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटी भी जो है ना टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट होती जाएगी। अगर हम लोग उस चीज डायरेक्शन में बढ़ते गए, फॉर एग्जाम्पल अभी मेडिकल साइंस में
ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से ह्यूमन लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। करेक्ट। अभी एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन मान लिया कि 70 साल है, कैसे हम इसको 200 साल, 500 साल, 1000 साल या उससे भी ऊपर ले जाने की कोशिश। उसमें ये जो टेक्नोलॉजी है 5G या इससे आगे जो भी जी आएगा, वो हमें इनेबल करेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियस है, जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन मैपिंग हो सकेगी। उसको हम किसी आर्टिफिशियल बॉडी में या फिर किसी जेनेटिकली इंजीर्ड बॉडी में डाल सकते हैं, जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो। इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो आगे हमारे आ सकती हैं। उसका दूसरी जगह भी यूज हो सकता है। अल्टीमेटली सारा ड्रिल डाउन होता है वॉरफेयर के ऊपर ही, और ह्यूमन सिविलाइजेशन की डिसअपरेंस पे ही। लेकिन ये भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। और उसका साइकोलॉजिकल जो अपने पास क्या कह सकते हैं इफेक्ट है, वो कैसा होगा, स्टिल वी डोंट नो, बट दैट इज गोइंग टू हैपन। ओके, अगर मेरे से आप पूछो कि क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले मैं हायर लेवल से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं कॉमन पीपल के ऊपर आऊंगा कि उनको क्या डिसएडवांटेज है। हायर लेवल की बात करें तो जैसे कि हमने बात की वॉरफेयर, इट्स जस्ट लाइक ए टू वे शॉट, कि भाई एक साइड से अगर फायदा हो रहा है दूसरी साइड से नुकसान भी हो रहा है। कि लाइक अगर हैकर्स हैं तो वो, अगर हैकर्स अभी कंट्रोल कर पा रहे हैं इतनी सारी चीजें, लेकिन जब और भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजीज का सब चीज में, तो हैकर्स भी तो अपने आप को इवॉल्व कर ही रहे हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट में और भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी लेवल, जो सिक्योरिटी हर चीज में अभी इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंडली, जैसे कि बंदे हर एक चीज टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनकी हर एक चीज इंटीग्रेटेड हो जाएगी। तो अगर आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं है उस लेवल की, फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो डिवाइसेस आने वाले हैं उसके साथ दो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 5G टेक्नोलॉजी है उसकी बैंडविड्थ ऐसी है कि वो ज्यादा स्पेक्ट्रम पे चलती है। दैट मीन्स दे विल यूज एक्स्ट्रा डेटा एंड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑल्सो। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में जाते हो, कंट्री भी छोड़ दो, आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, तो आपने देखा होगा आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो अपना बैंडविथ यूज करके अलग अलग नेटवर्क पर खोजने की कोशिश करता है कि कैसे मुझे डेटा मिले, कैसे मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूं। तो वो अलग अलग एनर्जी यूज करता है, बैंडविथ सबसे हाईएस्ट यूज करता है, ताकि अपनी एनर्जी को यूज करके वो डेटा से या फिर नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। तो ये बहुत ज्यादा होगा जब 5G आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि जो अभी जो डिवाइसेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इस तरीके से इनेबल नहीं किए गए हैं कि डायरेक्टली एनर्जी एफिशिएंट, मैं बोलूँ एनर्जी एफिशिएंट नहीं है वो। ओके, तो डेट मीन्स अगर आप 5G में हैं और आपको, अगर 5G अभी फिलहाल हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, और आप 5G में आ भी जाते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अभी आ गए 5G में, तो आपके पास जो एनर्जी एफिशिएंट मोबाइल्स नहीं है उसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी। सेकेंडली, जो कि हमने बात करी नेटवर्क अवेलेबिलिटी, अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है, आने में टाइम लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं। थर्डली, जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो आप सुन के सोचेंगे कि सच में ऐसा है या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, कि हाँ। 5G एक्चुअल में आपने सुना होगा एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया, 5G आ गया, 5G आ गया। क्या एक्चुअल में 5G आया है? द आंसर इज नो। सिर्फ नो। 5G आया है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं 5G नहीं है, वो है 4G प्लस प्लस। और गोल्डी रॉक यहाँ पर हमारा एक टॉपिक था जिसके ऊपर उन्होंने ट्विस्ट डाल के छोड़ा था। तो अब वो ट्विस्ट को अब दोबारा अनट्विस्ट करते हैं। सो ट्विस्ट ये था कि जैसे कि मैंने बात की 5G, लोग बोल रहे हैं 5G आ गया है, 5G आ गया है, और लोग बोल रहे हैं कि 5G एयरटेल ने लॉन्च कर दिया है काफी सारी जगह। उनने खुद भी बोला ऑफिशियली कि भाई मेट्रो सिटीज के अलावा काफी अलग अलग सिटीज जो बड़ी बड़ी हैं उनमें उनने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया है। बट द ग्राउंड रियलिटी हम्म। इज कि अभी 5G आया नहीं है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी यही है। और जो भी अभी आप नेटवर्क देखने वाले हैं वो 4G प्लस प्लस होगा। 4G प्लस अभी आपने देखा होगा, अभी जब 4G आया था तो आपकी नेटवर्क में 4G लिख के आता था, ठीक है, कई, लेकिन करेक्ट है। कुछ जब स्पेक्ट्रम और ज्यादा अपग्रेड हुए तो अभी 4G प्लस लिख के आता है। अभी अगर आप नेटवर्क 4G आप यूज करेक्ट है। करते हैं तो अभी आपके उसमें 4G प्लस दिखाता है, ठीक है। अरे लेकिन जो बट 5G है, यूजर आप लोग जरा एक बार ये चीज क्रॉस चेक भी करके देखिए, हाँ आपको बिल्कुल मजा आप आएगा। चेक कर सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। और आप 4G ऑब्वियसली, अभी तो सभी लोग 4G में आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 4G यूज करते हैं तो एक बार चेक करिएगा, जितना बढ़िया आपका नेटवर्क होगा
नेटवर्क इन द सेंस नेटवर्क स्ट्रेंथ नहीं, जो आपके नेटवर्क में दिखाते हैं उसको कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका 0 पे भी आ रहा है ना सिग्नल, तब भी आपको बढ़िया नेटवर्क है, इट डजेंट मैटर। वो जो आपको जो सिग्नल क्वालिटी दिखाता है ना, वो क्वालिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आपको एक्चुअल में कितनी स्पीड उसके बेस पे मिलेगी, क्वालिटी आपकी वैसी ही रहने वाली है। सेकेंडली, जो अभी लॉन्च हुआ है 4G प्लस प्लस है। ठीक है, मतलब 5G सच में आने वाला है, ऐसा नहीं है कि 5G नहीं आएगा, लेकिन जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है वो 4G प्लस प्लस है। एंड व्हाट इज 4G प्लस प्लस, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि अभी चल रही है रेस बिटवीन बिग कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो एंड वी ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व इन दिस 5G थिंग। बट द थिंग इज, क्योंकि एक दूसरे से compete करने के चक्कर में एयरटेल ने सोचा भाई मुझे तो पहले लॉन्च करना है। जियो अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो एयरटेल ने सोचा है भाई कि हम 4G में तो पीछे रह गए थे और जियो ने काफी सारा मार्केट कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और आपको भी फर्स्ट पता है मूवर कि एडवांटेज। हाँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ये फायदा ये होता है कि अगर आपने कैप्चर कर लिया तो काफी लेजी है हम लोग। सही बताऊं तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि दूसरी चीज अच्छी भी है, तो मुझे थोड़ा लेजीनेस फील होता है कि मैं किसी चीज में कन्वर्ट करूं या उसमें जाऊं, अगर अच्छी भी है तो भी, क्योंकि जब मुझे लगता काम है एफर्ट चल रहा है डालना तो पड़ेगा। चेंज क्यों हाँ, करें। और इवन प्राइसेस भी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई मैं सोचूं यार यार चलो एयरटेल में चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट मूवर हम्म, एडवांटेज उठाने के चक्कर में एयरटेल ने जल्दी में 5G लॉन्च कर दिया। अब कैसे लॉन्च किया वो भी मैं बताता हूँ। तो एयरटेल ने कहीं से भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब टॉवर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं। जो ऑलरेडी उनके पास 4G टॉवर थे, एग्जैक्टली। उसी में उनने स्पेक्ट्रम बढ़ाया और कुछ जो सेंसर्स थे वो कुछ जगह पे अपग्रेड किए, और उसी के थ्रू अभी जो है 5G सर्विस नाम से उनने लॉन्च कर दिया। लेकिन वो 5G नहीं है, दैट इज जस्ट 4G प्लस प्लस। दैट मीन्स दे हैव जस्ट अपग्रेडेड द स्पेक्ट्रम एंड द सेंसर्स। ठीक है, करेक्ट। तो उससे करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड तो आपको बढ़ के मिलेगी, दैट इज नॉट एन इश्यू थोड़ा, क्योंकि स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, दैट मीन्स स्पीड भी आपकी थोड़ी बढ़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी भी लेकिन आप किससे कनेक्टेड है, 4G टॉवर से। दैट मीन्स जो करेक्ट। लोग पहले से 4G में थे एयरटेल के, उसमें उसमें भी आपने 5G घुसेड़ दिया, तो मतलब अभी नेटवर्क हम्म, कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ हाँ। लोगों को तो 5G सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी जो कि मतलब बहुत टॉवर के नियर है। ठीक है, लेकिन जो टॉवर के हम्म, दूर रहने वाले हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको 4G भी प्रोवाइड करना है और 5G भी प्रोवाइड करना है। तो नेटवर्क 5G कन्फ्लिक्ट प्रोवाइड की वजह करना। से आपको उतनी बेस्ट सर्विस 5G की नहीं लगेगी। डेट मीन्स आप वो ट्रू 5G जो जियो बोल रहा है ना, उसके ऊपर ही बात करता हूँ। वो ट्रू 5G क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्ट्रम मैं बता देता हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज द वेवलेंथ ऑफ द थिंग्स, जिसमें आप नेटवर्क स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड एंड स्टेबिलिटी जो है उस पर स्पेक्ट्रम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट स्पेक्ट्रम है डेट इज 700 मेगाहर्ट्ज। दैट मीन्स वो सबसे लोएस्ट में भी आपको बेस्ट स्पीड एंड द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और वो किसके पास है? मैं इसमें वो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम। मैं इसमें थोड़ा सा लोगों को, एक यूजर्स को थोड़ा सिंपल भी समझा देता हूँ। करेक्ट, बताइए। वेवलेंथ जैसे अभी गोल्डी रोक ने बताया ना, आपका वेवलेंथ जितना छोटा होगा वो उतना ही इजीली किसी भी ब्लॉकेज से या किसी भी एरिया से या किसी भी दीवार से इजीली पास होगा। तो करेक्ट, इसमें जो स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ है, जितना कम है, जितना गीगाहर्ट्ज ज्यादा है, वो उतनी ही इजीली यूजर के पास में रीच कर पाएगा। क्योंकि बीच में चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वेदर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे कुछ भी हो, उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा पहले इंडिया का जो आता था रेडियो, एएम हम्म, रेडियो आता था, तो जब बारिश होती थी या वैसा रहता तो उस पे आवाज साफ नहीं आती थी। लेकिन अभी जो एफएम आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, उस पे आप देखें चाहे बारिश आ रही हो चाहे कुछ भी आ रही हो, हमेशा जो है आपको क्लियर कट क्लियर स्पष्ट वॉइस। क्वालिटी मिलती है। तो सेम करेक्ट। चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है गोल्डी, अभी आपको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि 700 मेगाहर्ट्ज जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, और वो उसके दो फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, तो सबसे लोएस्ट जो डिवाइस होते हैं इन द टर्म ऑफ मनी, जो कि काफी सस्ते डिवाइसेस हैं 5G डिवाइसेस, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, या सो जो सबसे सस्ते डिवाइस है उनमें भी ये बैंड होने वाला है जो कि 700 मेगाहर्ट्ज को रिसीव कर सके। डेट मीन्स जो बंदे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने 5G डिवाइस में, वो भी एक ट्रू 5G, मतलब
असली में जो 5G स्पीड होती है, स्टेबिलिटी है, लेटेंसी है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द एयरटेल इज आपको थोड़े हाई एंड डिवाइस पे जाना पड़ेगा जो कि 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वाले बैंड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने सोचा करेक्ट। कि भाई 5G डिवाइस मैंने ले भी लिया और आप सोच रहे हैं यार मेरा डिवाइस तो इतना कम नेटवर्क आ रहा है या फिर स्पीड कम आ रही है, तो उसका हाँ प्रॉब्लम क्या है? वो मेगाहर्ट्ज का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 700 हाँ। मेगाहर्ट्ज वाला आपने डिवाइस ले रखा है जिसकी बैंड्स कम है। ठीक है, जितने ज्यादा बैंड्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड और एक्चुअल स्पीड मिलेगी। ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा बैंड्स कम होंगे आपका नेटवर्क भी उस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है एयरटेल के साथ फिलहाल के लिए, जो कि आगे चलती है वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया एक रेस चल रही है, तो उनने बोला भाई पहले जितने लोगों को कैप्चर कर सको उनने लॉन्च कर दिया, अलग से उनने कोई टॉवर्स करेक्ट। इंस्टॉल नहीं किए, अभी उसके ऊपर एक काम चल रहा एग्जिस्टिंग है। यूजर बेस है, अब उस पर हाँ, काम चल उसके रहा ऊपर है। बैकएंड में काम चल रहा है। जियो इन द सेंस अगर मैं बात करूं, जियो ने हर चीज में आगे थी, हर जगह उन्होंने स्पेक्ट्रम ले रखे हैं, इतने महंगा स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीद रखा है 700 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और नेटवर्क का रेंज भी इतना ज्यादा वो प्रोवाइड कर सकता है विद द 700 थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज लोएस्ट बजट में भी जो मोबाइल है उसमें भी 5G चला सकता है जियो। तो जियो ने अभी तक अपना करेक्ट लॉन्च है। क्यों नहीं किया? तो द थिंग इज जियो एक्चुअल में अपने 5G टावर्स इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले वो पूरे अलग से। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा यस, और सेकेंडली वो फ्री वाले जो सिस्टम है वो तो ठीक है ही, लेकिन जियो ने एक और चीज अभी क्या की स्ट्रेटेजिकली, अब मैं आपको बताऊं कि पहले अभी मार्केट स्टडी अगर की बात करें तो 4G के आने के लिए जियो ने ऑलरेडी मार्केट स्टडी कर रखी थी। कैसे? उसने ऑलरेडी पहले से ही, मतलब जो ये ऑफर हमको पता भी नहीं था कि जियो जो है फ्री में 6 मंथ के लिए फ्री में इंटरनेट दे रहा है या कुछ कर रहा है। ऑलरेडी काफी जगह पे जियो लोग यूज कर रहे थे। इवन जब मैंने पहली बार जब है। मैंने हाँ सुना था, मैंने बोला जियो ये कौन सी कंपनी है भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुनी और फ्री में इंटरनेट दे रही है। मेरे को तो पता भी नहीं था भाई, क्योंकि उस टाइम तक इतना प्रमोशन कर ही हाँ। नहीं रही थी, वो डेटा कलेक्शन का काम कर रही थी और सिर्फ अपना करेक्ट। मतलब रिसर्च बेस कह सकते हैं, रिसर्च का काम कर रही थी भाई। मुझे पता ही नहीं था, जब पहले मेरा पहला रिएक्शन यही था जियो को लेके, जियो भाई ये कौन सी कंपनी, मेरे को लगा फर्जी वाला चल रहा है। पहला 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद बोलेंगे ब्लड निकालो तुम्हारा बिल जो है 2-3 हजार रुपए का आ गया, अब तुमको भरना पड़ेगा, नहीं तो लीगल केस करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। इवन इवन मार्केट में भी सेंटीमेंट ऐसा चल रहा था कि ये लोग फ्री में डेटा दे रहे हैं, कब सर्वाइव कैसे करेगी ये कंपनी, हाँ उड़ वही। जाएगी ये कुछ दिनों बाद। हाँ मैं वही सोच रहा, मतलब एक्चुअल में मुझे जियो लगा ही नहीं था कि जियो जो है मतलब क्या सच में ऐसा प्रोवाइड कर रही है। मेरे को पहला रिएक्शन यही था। उसके बाद फिर जब मैंने सच में लिया और यूज किया तब मुझे पता चला हाँ भाई कर रही है, और क्यों कर रही है, क्योंकि वो हमको हमारे अंदर आदत डाल रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार जियो ने एग्जैक्टली। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जियो वॉज वर्किंग ऑन द 4G एंड सेकेंडली दे वर वर्किंग ऑन द 5G in the true sense, like they were installing the 5G करेक्ट। towers and the sensors, like to enable the full force of the 5G. That is why they are so much behind. But the second thing, the strategical point of that being behind thing is कि उनने क्या किया कि एयरटेल पे छोड़ दिया है कि तुम कैप्चर कर लो जितना करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनका डेटा स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा कितने परसेंट लोग जो हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड एक्चुअली हैं 5G में जाने के लिए। क्योंकि लोगों का काम 4G से भी चल रहा है अभी फिलहाल, अगर कॉमन जनता की बात करूं, एग्जैक्ट। अगर स्टडी सेंस में भी बात करूं या फिर टेक्नोलॉजिकल सेंस में भी बात करूं, तो उनका क्या हो रहा है, 4G में भी काम चल ही रहा है ना। मतलब डेटा अगर उनको देखना है, मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है भाई, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, ठीक है 5 मिनट है मेरे पास, कोई मेरे को जल्दी नहीं है कि 1 मिनट में होना चाहिए या 10 सेकंड में ही होना चाहिए, मेरा काम 4G में भी चल रहा है। क्यों मैं 5G डिवाइस में परचेस करूं या फिर नया डिवाइस खरीदूं? ठीक है, तो वो डेटा एनालाइज करेक्ट। करने के लिए उसने छोड़ रखा है एयरटेल को। वो क्या करेगा, सिर्फ उनकी रिपोर्ट स्टडी करेगा, अच्छा कितने नए यूजर इसमें आए, कितने लोगों ने 5G डिवाइस खरीद लिया है। ठीक है, अब क्योंकि अगर जो 5G का जो प्राइसिंग है एयरटेल का, अगर मैं बात करूं, जो भी उनका जो 4G का प्राइसिंग है उससे 100-150 रुपए एक्स्ट्रा मान लो, उसके ऊपर एड ऑन कर लो, वो उसका 5G का प्राइस होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये अभी एयरटेल का प्राइस है। व्हाट जियो विल डू, जियो वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी, फ्री, इतने महीने फ्री उतने महीने फ्री, तो क्या करेगा, नए लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो कि ऑलरेडी 5G पे हैं, उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा। तो उससे उसका फायदा क्या है कि उसको वेट नहीं करना है कि कब बंदे 5G डिवाइस लेंगे, ओके, कब लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे 5G के ऊपर, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल ने वो मार्केट क्रिएट कर दिया है। उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है मार्केट को। सो जियो दिस गोना बी डू दैट थिंग। और क्योंकि उसके पास सबसे लोएस्ट लेवल का भी मेगाहर्ट्ज वाला नेटवर्क है, स्पेक्ट्रम है, दैट मीन्स अगर आप कोई लो एंड डिवाइस भी खरीदते हो जो कि 5G है,
उसमें भी जियो चल जाएगा? जियो का ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा हमारा जो यूजर आया था चेंज कराने के लिए 5G के लिए, तो बताता था कि उसमें जो फाइबर है ना, वो हम्म। अपना ये फाइबर केबल लगते हैं। जो नॉर्मल हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हम्म। फाइबर केबल लगते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हम्म। ट्रांसमिशन के लिए। हम्म। तो उसके लिए अगर ट्रू 5G लगाना होता है, तो उसके लिए जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, टावर सब है, तो वहाँ पर प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर लगेंगे, तब जाके वो पूरा सिस्टम लगेगा। तो करेक्ट। इस तरीके से इन्वेस्ट लगाना पड़ता है। अब फॉर द टाइम बिंग इसमें जैसे थोड़ा डिले हुआ है जैसे जियो को, और एयरटेल पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए उसने मार्केट में आया। लेकिन उसमें दोनों चीजें हैं। जियो के पास में एक तरीके से उसे लर्निंग भी मिलेगा कि क्या मार्केट में प्रॉब्लम आई है, वो उसके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहे, ये हो सकता है। करेक्ट। दूसरा, जियो में सक्सेसफुल जब फ्री डेटा दिया था, तो उस समय लोगों ने सोचा कि पैसे क्यों कमाएंगे, कैसे है। क्योंकि आइडिया ये था कि पैसे वो नहीं, उनका आइडिया ये था कि पहले डेटा कैसे जनरेट करें। उन्होंने जो है डेटा जनरेट किया, अब उनके पास पूरा मार्केट का डेटा है अवेलेबल। और हम जानते हैं कि डेटा से हमारा बिहेवियर के क्या परचेज कर रहे हैं, क्या बिजनेस डिसीजन क्या ले सकते हैं, बेसिस पे 5G पे वो डाल रहे हैं। करेक्ट। तो डेफिनेटली ये जो डेटा है, बाइंग पैटर्न है, उसके बेसिस पे वो आगे आएगा। करेक्ट। तो वैसे तो 5G मैंने जैसे बताया अभी एक्चुअल में 5G नहीं है, 4G++ है। फिर भी अगर हम एज कम्पेयर हम्म। टू अगर पूरी वर्ल्ड में बात करें तो हम बहुत ही पीछे हैं। ऑलरेडी 6G आ चुका है लोगों के पास, और जहाँ पे बेसिक स्पीड 100 Gbps है, हम अभी 1 Gbps भी स्पीड भी नहीं है। उनकी 5G की जो स्पीड हम्म। है ऑन एन एवरेज 24 Gbps चलती है। ठीक है। अगर अदर कंट्रीज की बात की जाए, हमारे अभी भी Mbps में हाई स्पीड चलती है। ठीक है। और जो ज्यादा हम्म। डिसएडवांटेज है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कैसे नए लोगों को उसमें इन्वॉल्वमेंट किए जाए, क्योंकि ऑलरेडी जैसे बोलो लेजीनेस लेजीनेस है हमारे अंदर। जब हमारा 4G में काम चल रहा है तो क्यों हम 5G में जाएं? ये कॉमन जनता को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी तो उनको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और बाकी तो मुझे ऐसा कोई खास इतना ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं लगता। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन पास ऑन होना शुरू होगी। ठीक है। तो आई इन द सेंस मैं अगर बोलूं ओवरऑल, अगर पूछा जाए कि क्या कंक्लूजन होने वाला है कि इज 5G गुड और नो, देन आई विल गो फॉर द यस, 5G इज वेरी गुड। इट इज हैविंग मोर एडवांटेज देन द डिसएडवांटेजेस थिंग। तो definitely I will go for the 5G. And yeah, I will be waiting for the actual 5G, not the 4G plus plus thing, because they will ruin my experience of the 5G। क्योंकि अगर कोई मुझे अभी पूछेगा कि भाई कैसा 5G का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ये बोलूंगा अरे भाई हम्म। कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। क्योंकि अभी अगर मेरी 40 Mbps स्पीड आती थी, 5G आने के बाद 60 Mbps हुई, तो ऐसा तो कहीं Gbps तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। नॉट इवन 100 Mbps आई एम हैविंग। So why they are claiming that 1000 Mbps, that means 1 Gbps speed you will get? No, I am not getting it, because the 5G speed they are showing on their advertisement and all the things is on their own hotspot। जहाँ पे उनने वो रिकॉर्डिंग करी है, वहां पे एक्चुअल में उनने खुद का सेटअप बनाया हुआ है, एक होल एरिया बनाया हुआ। अभी एयरटेल का 5G लॉन्च हुआ था, वहां पे एक्चुअल में सब लोग दिखा रहे थे, अरे देखो मेरे पास 1 Gbps स्पीड आ रही। इवन इन मोबाइल एज वेल। क्यों आ रही थी? क्योंकि अभी इतने ज्यादा नेटवर्क में लोग कनेक्टेड नहीं थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअल 5G वाला था, ना कि वो 4G++ वाला था, इसलिए उनको एक्चुअल स्पीड आ रही थी। एंड थर्ड डिवाइस, जो वो लोग जो डिवाइस पे टेस्टिंग करवा रहे थे, दे वॉज iPhones and the high level flagship phones, जो कि एक्चुअली इनेबल्ड फॉर द 5G थिंग्स विद द हाईएस्ट बैंड्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है। वो कोई लो एंड डिवाइस में किसी ने टेस्टिंग करी नहीं थी। थर्डली, अगर 5G आता भी है तो मैं आपको बता दूं अभी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5G जाना चाहता हूँ, मेरे पास 5G इनेबल्ड डिवाइस भी है, फॉर इन एडवांस मैंने ले रखा था। फॉर एग्जांपल मैंने सैमसंग ही ले रखा था, जो कि जिसमें 5G इनेबल्ड है ऑलरेडी। क्या मैं 5G यूज कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। व्हाई इट इज नो? बिकॉज इट इज ऑफ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड। क्योंकि इंडिया में जब ये डिवाइसेस भेजे गए थे तब 5G इनेबल नहीं थे, मतलब 5G आया नहीं था। तो ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 5G के बैंड्स तो डाले, एंटीनाज भी डाल दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किया है।
ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली। अगर मुझे 5G रन करना है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को, फॉर एग्जांपल अगर मैं वन प्लस यूज करता हूँ या फिर सैमसंग यूज करता हूँ या फिर इवन आईफोन ही क्यों नहीं यूज करता हूँ, तो सबसे पहले उनको एक अपडेट रोल ऑन करना पड़ेगा इन iOS एंड्रॉइड वट एवर इट इज, कि सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा 5G उसको फीचर्स को, ठीक है, ताकि वो उसको रीड आउट कर सके कि हाँ भाई 5G सिग्नल्स आ रहे हैं। अदरवाइज वो जैसा आपने देखा होगा ना, नो नेटवर्क करके दिखाता था, इवन सिम इंसर्ट है और नो नेटवर्क दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अभी भी आएगी अगर आप 5G में अभी अभी कन्वर्ट हो जाते हैं और 5G सिम लेके भी जाते हो, आपके फोन 5G इनेबल्ड होने के बाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज नॉट अनलॉक्ड फॉर दैट थिंग। हाउ इज इट नॉट अनलॉक्ड? नॉट हार्डवेयर बेस्ड, इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड थिंग विच कैन बी डन विद द अपडेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर को एक अपडेट रोल ऑन करेक्ट। करना पड़ेगा जहां पे वो 5G को इनेबल करेंगे आपके डिवाइस के अंदर। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट कि अगर मैं चाहूँ भी तो अभी 5G में जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस नहीं है। हालांकि जो अभी नए फोन आएंगे उनमें ऑलरेडी वो इनेबल करके देंगे, वो फर्मवेयर वगैरह अपडेट करके, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी 5G डिवाइस जनरेट रखा है वो अभी 5G में नहीं जा सकते। सो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज फॉर द एग्जिस्टिंग पर्सन। इन सबरी अपने यूजर के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलना चाहें तो ये है कि आपके पास इसके लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है इस टेक्नोलॉजी के लिए, वो हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा, करेक्ट। जिसमें क्या कहते हैं, पैसे या कॉस्ट लगेगा। तो वो चीज़ में थोड़ा एक चैलेंज है, जो एक डिसएडवांटेज रहेगा हमारे। करेक्ट। तो यस, दिस वाज इट इन माय सेंस 5G इज, जो कि अभी तक हमने बात करी कैसे फर्स्ट जनरेशन से लेके हम फिफ्थ जनरेशन तक आ चुके हैं। इंडिया इज इन अ प्रोग्रेसिव स्टेट, not just in technology, we are also doing some things about the broadband thing as well। ब्रॉडबैंड में भी हमारी स्पीड अभी देखो काफी बढ़िया होती जा रही है, और काफी जगह जहाँ पे काफी कंपनीज नहीं है वहाँ पे भारतीय एयरटेल के अलावा भी जैसे BSNL के फाइबर कनेक्शन अभी काफी ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं हर जगह, तो वहाँ भी ब्रॉडबैंड पहुंचने लगा है। एक जो डिसएडवांटेज मुझे अगर कंपनी साइड से बोला जाए ना, कि अगर मुझे ब्रॉडबैंड वाली स्पीड अगर मोबाइल में मिलना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं ब्रॉडबैंड को यूज करना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी उसी स्पीड को कहीं भी ले जाके यूज कर सकता हूँ तो वाई विल बी स्टकिंग विद द वायर्स, ठीक है ना। क्योंकि मैं हॉटस्पॉट लगा के यूज कर लूंगा, अगर मुझे 1000 Mbps की स्पीड आती है मोबाइल में, और अगर मेरे को हॉटस्पॉट यूज करने के बाद अगर 200 Mbps या 300 Mbps की स्पीड आ रही है, बट इज फ्लेक्सिबल, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इवन इन द ऑफिस, इवन इन माई मोबाइल, इवन इन माई जर्नी, क्योंकि मेरा मोबाइल में तो हर टाइम नेटवर्क तो रहने वाला है। लेकिन द प्रॉब्लम विद द ब्रॉडबैंड इज, अगर प्राइसिंग उतनी ही है, स्पीड भी उतनी ही आ रही है, लेकिन वो फिक्स है, इट इज अ फिक्स लाइन, मुझे एक ही जगह बैठ के जहां तक वो वायर जा रहा है मैं सिर्फ वहीं तक वो उतनी स्पीड इंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन जब 5G इनेबल्ड डिवाइसेस आ जाएंगे और 5G आ जाएगा तो मैं कहीं भी वो स्पीड लेके चल सकता हूँ। मैं एक जगह बंधा नहीं हूँ, मैं पार्क में बैठा हूँ, मैं किसी जगह ट्रेवल कर रहा हूँ, इवन कहीं भी किसी के पास गया हूँ, भले ही मेरे पास सेटअप नहीं भी है, विद द हेल्प ऑफ 5G मैं कहीं भी वो चीज यूज कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ब्रॉडबैंड को इफेक्ट करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकली स्पीड सब जगह अवेलेबल होगी। तो या डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर हम देखें तो एडवांटेज में इसका, एज एन एज अ डेवलपिंग नेशन और एज अ, मैं बार बार ह्यूमन सोसाइटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट कंट्री वाइज, ओवरऑल थोड़ा ये टॉपिक मैं मेंशन करता हूँ। जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन के ध्यान के साथ देख रहे हो, या जैसे स्टार ट्रेक कोई मूवी है, मैं रेफरेंस करके दे रहा हूँ ताकि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे स्टार ट्रेक है या स्टार वॉर्स है, इस तरीके से है, तो साइंस में एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं कार्डिशेव स्केल। ओके। कार्डिशेव स्केल का मतलब होता है कि किसी भी प्लेनेट पे जो वहाँ पर सिविलाइजेशन है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। करेक्ट। कार्डिशेव स्केल 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होता है। 1 का मतलब है कि वो एक प्लानिटरी स्केल पे है, मतलब वहाँ पर जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, कोई भी एनर्जी, वो
एक यूनिफॉर्म एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल तक कंजम्पशन है, वहां पर जो भी लैंग्वेज या यूनिवर्सल कम्युनिकेशन चैनल है एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। अभी हमारा जो पृथ्वी है या हमारा सोसाइटी है वो कार्डिसव स्केल के 0.5 या 0.7 के रेंज में पहुंचा है। उससे आगे पहुंचने के लिए उसका मतलब क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है या जो भी लैंग्वेज है या कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो सारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इन द सेंस, जैसे कि स्टार्टिंग में गोल्डी रॉक ने बताया कि अगर हमें करेंसी चेंज करना है, क्या करना पड़ता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता है, वहाँ पर वो कंट्री एक्सचेंज करना पड़ता है करेंसी अपनी से। पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आप चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कहीं पे हो, एक सिंगल करेंसी सिस्टम चल रहा है, वो हर जगह यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी उसमें एक हेल्प करने वाली है, लेकिन कब टेक्नोलॉजी एनेबल होगी, जब हमारा 5G लगेगा। यानी कि एंटायर प्लैनेट के ऊपर यूनिफॉर्म हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होगा फ्यूचर में, मेडिकल सिस्टम में यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई एक्सपर्टीज हमें एक अमेरिकन डॉक्टर का चाहिए और वो जो है किसी नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्री में किसी जगह एक्सपर्टीज चाहिए, तो उसके लिए वहाँ फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या कंक्लूजन में आप बोलना पाओगे? क्योंकि मैं तो जैसे ही, इन द सेंस, मेरे से अगर पूछो कंक्लूजन, तो मैं तो यही बोलूंगा कि 5G इज द बेस्ट थिंग टू मूव ऑन विथ। एंड अदर थिंग विच इज ऑलरेडी बीन, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी जो हमसे बात करी और जो ऑलरेडी जो इंटरव्यूज आउट हुए हैं उसमें ऑलरेडी उन्होंने बोला कि 5G तो ठीक है, आ रहा है, अभी आ रहा है, वी आर ऑलरेडी लेट। दे आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइजिंग दैट थिंग कि बार ठीक है भाई, हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं इस चीज को लेके, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन 5G and 6G as well. So they are focusing Right. already on the 6G thing. So yeah, that will be much more beneficial for the technology based thing, and as well as on the growth of the India as well. So yeah, I will be very much happy to going with the 5G thing. करेक्ट है। एक चीज मैं इसमें भी थोड़ा समराइज कर देता हूँ। 5G जो है अपना नेटवर्क बैंडविड्थ शेयरिंग स्पीड है, जिसमें हमारा जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड है वो जीबीज में आएगा, गीगाबिट्स में आएगा। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स या वो डिवाइसेस जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथा तीसरा इसमें ये होगा कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये इसमें चेंज करके 5G टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा, जो कर रहे हैं। चौथा, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी इनेबलर है। मतलब आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें ये आपकी हेल्प करेगा, किसी भी इनोवेशन में या फिर कोई मेडिकल इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में, ब्रॉडकास्टिंग में या फिर वॉरफेयर में, कहीं पे भी ये आपको एक तरीके से इनेबलर की तरह काम करेगा। और फिफ्थ, ऑब्वियसली जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन कार्डिसिव स्केल की जो मैं बात कर रहा था, उसमें अगर हमें 0 से 1 पे पहुंचना है तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन एक मेजर कैरेक्टर है, एक मेजर पॉइंट है। लेकिन उस जगह पे पहुंचने का मतलब है कि सब जगह पे एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, यूनिफॉर्म आपका मनी फाइनेंशियल सिस्टम है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है इस तरीके से। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास ऐसा कोई इनेबलर हो कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ देखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, इजीली अवेलेबल है। और 5G इज गोइंग टू हेल्प इन टू दैट। Correct. So I guess here are the reviews of our opinion about this thing. मैं इसमें अपना ओपिनियन ही बोलूंगा, इसको इज अ फैक्ट नहीं बोलूंगा, जो कि कुछ लोगों को लगेगा कि भाई कुछ चीजें तो यहाँ पर बहुत अच्छी चलती हैं या फिर ये अच्छी है या बुरी है, तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन लग सकता है। दैट इज व्हाई आई विल से दीज आर द ओपिनियंस अबाउट 5G according to us. And yeah, this was it for this video, or you can say podcast as well. This was a podcast where we have discussed many things about the technologies, and as well as the 5G, which is actually available with the Airtel right now, and the other racers about going to happening in this race will be the Reliance Jio and we also, and most probably if any foreign company will be coming up with the technology, if they want to invest in, then we might see some other companies like Skynet, which will be of
Elon Musk, and they are having a different kind of technology which we might discuss in our next podcast or next video, because it is totally different from the things we are actually used to. Like we are used to having the networks with the towers and the wiring thing, but he's with the satellite things. So yeah, that is a Correct. totally different thing and a totally different topic, which we might be covering up with another one. Till then, make sure to drop a like, subscribe to the channel, and share the video if you liked it. And you can actually share your ideas and the things which we might improve, as well as we think if we have missed out something, you can actually write down that thing in the comment section. So जाओ और comment भी कर देना. And this was it for my side. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गोल्डी। हम लोगों ने ये अभी इनिशिएट किया है और हम लोगों ने जितना हमारा बेस्ट हो सका है वी हैव गिवन दैट। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो हम लोग पॉजिटिव हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी हमारे इंडिया में या ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ 5G, ये डेफिनेटली हमारे जो सोसाइटी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, बी इन मेडिकल एजुकेशन एनीवेयर। और वी आर पॉजिटिव कि इट्स गोइंग टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ और सोशल, जितना भी हमारा सोशल वैल्यू है हमारे Quality इंडिया of का, life will be improved in क्वालिटी ऑफ short. लाइफ दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रूव। और फ्यूचर डेफिनेटली पॉजिटिव है हमारे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और डू हेल्प अस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हमने अपना बेस्ट दिया है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हियर इट। थैंक यू वेरी मच। Definitely. So thank you once again, and we'll see you in the next video. Till then, bye bye and have fun. बाय बाय।